हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। उसके हम लोगों ने 2 लेक्चर देख लिए, उसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चन किए हैं। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल देखेंगे, साथ ही साथ में हम लोग थोड़ा बहुत स्पेक्ट्रा से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, प्लस मेटल कार्बीन और मेटल कार्बाइंस, ये 4 चीजें हम जनरली देखेंगे। क्या क्या? मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बीन, मेटल कार्बाइन और साथ ही साथ में उनका स्पेक्ट्रा। अब देखिएगा, आपने कभी भी ओएमसी का पीवाईक्यू उठा के देख लीजिए या कहीं भी देखिए, आपको हर पेपर में इसका एटलीस्ट 1 to 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। मतलब 100% है कि ये आपके एग्जाम में आना ही आना है, चाहे किसी भी फॉर्म में पूछ ले, चाहे वो रिएक्शन का पार्ट बना के, मतलब कुछ मेटल कार्बोनिल हो उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करा के देख ले, या मान लीजिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछ ले, या वहां पर आपसे बॉन्ड लेंथ पूछ ले, या एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन पूछ ले। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ में जब हम मेटल कार्बीन पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे 2 तरह की कार्बीन होंगी, कार्बाइन में भी 2 तरह के पढ़ेंगे। साथ ही साथ में इनका स्पेक्ट्रा देखेंगे। स्पेक्ट्रा में देखिएगा, उसमें कुछ चीजें बताएंगे कि जहां पर हाइड्रोजन 1H NMR में आपको देखने को मिलेगा कि मेटल के साथ जहां पे हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक्ड होता है तो वो हाइड्राइड की फॉर्म में हम लोग उसको बात करते हैं, और लगभग उसकी निगेटिव में वैल्यूज आती रहती हैं। ठीक है। और जब वही चीज सीपी में, जो हमारा साइक्लोपेंटाडाई एनायन है, एरोमेटिक स्पीसीज है, उसमें देखेंगे तो वो कुछ वैल्यू वेरी करेगी। चलिए 1 by 1 करके शुरुआत करते हैं हम अपने मेटल कार्बोनिल्स की, और उससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन हैं हम सब लोग एक एक करके देखेंगे। चलिए सबसे पहले मेटल कार्बोनिल में क्या है? मेटल कार्बोनिल। अब आपको पता है कि ऑर्गेनोमेटेलिक्स पढ़ रहे हैं, दैट मीन सीधा सा मतलब है कि मेटल का हमारा कार्बन से जब डायरेक्ट लिंक होता है उसे ओएमसी में हम पढ़ते हैं। अब यहां पे क्या है, सीधा सीधा जो कार्बन वाली मोइटी होगी वो हमारी कार्बोनिल होगी। कार्बोनिल मतलब CO। तो देखिएगा, आप जब इसको लिखते हैं तो कुछ ऐसे दिखाते हैं यहां पर, लेकिन अगर इसको हम लोग कैसे समझेंगे? इसके थ्रू नहीं, अब इसके हम लोग ऑर्बिटल से समझेंगे, जहां पर बैक डोनेशन क्या होती है, स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सारी चीजें आपको बेहद आसानी तरीके से समझ में आएगी। देखिए, अगर देखिएगा ये क्या है, मैंने एक दिन जिस दिन ओएमसी शुरू हुई तो आपसे क्या बताया था कि जैसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते हैं वैसे ही हम ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस भी पढ़ते रहते हैं। बहुत ही फाइन लाइन उनके बीच में डिफरेंशिएट करते नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे जो आप वहां पे कोऑर्डिनेशन में भी लगाते हैं, उसका हाइब्रिडाइजेशन, जियोमेट्री, और वही यहां पे भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, अगर यहां पे देखते हो मेटल होगा और यहां पे हमारा ये CO होगा। अब CO को पता है, कोऑर्डिनेशन में मैंने ही पढ़ाया था, यहां पर 2 साइट है, डोनर साइटें हैं। कहां से डोनेट करेगा? यहां पर, यहां से डोनेट करता है। और ये ऐसा नहीं कि कभी कभी उधर से करे। इन केस ऑफ CO मैंने बताया था डेल्टा E गैप जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए हमेशा ही इधर से करेगा। जैसे HCN है, SCN, इसमें क्या है, नाइट्रोजन से भी करता है, इससे भी करता है, और इक्वल अमाउंट में करता है, बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, लगभग 50-50% डोनेशन। लेकिन यहां पर आपको ऐसा नहीं देखने को मिलता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम इधर से और कभी कभी इधर से, लेकिन इसमें हमेशा इधर से होगा। तो क्या होगा, सबसे पहले ये क्या करेगा, यहां पर डोनेट करेगा, और जैसे ही वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा तो क्या, कौन सा बॉन्ड बनेगा? यहां पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कहानी यही नहीं रुकती है। मेटल कार्बोनिल्स में जैसे कोऑर्डिनेशन में पढ़े थे पाई एक्सेप्टर टाइप के, वही यहां पे होता है। क्या होता है कि जो हमारा कार्बोनिल है, कार्बोनिल का बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होता है, जैसे अभी यहां पे देखोगे तो यहां पर एक सिग्मा बना होगा। सिग्मा आपको पता है हेड ऑन ओवरलैप से बनता है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है। अब इसका पाई कैसे बना हुआ होगा? यहां पर कुछ हमारी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रही होगी, यहां पे भी रही होगी। अब जब ये सेम फेज में होते हैं तो क्या होता है, इनके बीच में यहां पे बॉन्डिंग बनती है। ये जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो वहां भी समझाया जाता है, यहां पे बेसिक समझो ये क्या है, यहां पे ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। अब ये एंटी बॉन्डिंग क्या है, जब सेम फेज में होते हैं तो बॉन्डिंग, और जब ये अपोजिट फेज में, और देखिए जब ये सेम फेज में होते हैं तो ये अट्रैक्ट करते हैं, और यहां पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। 2 न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इंक्रीमेंट हो जाता है, और इसीलिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होती है ना, वो हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में नीचे आती है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में न्यूक्लियस, यहां मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां आगे, मान लो एक तरह से ऊपर जो पाई बॉन्ड बन रहा है, तो 2 न्यूक्लियाई का अट्रैक्शन लगेगा तो एनर्जी डिक्रीज होगी। ये मैंने कोऑर्डिनेशन में भी बताया था, ओएमसी में भी बता रहा हूं, और फिर बताता रहूंगा आगे केमिकल बॉन्डिंग में भी, कि कहीं पर भी
दुनिया में अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होती है और सिस्टम स्टेबलाइज होता है, और अगर रिपल्सन होता है तो वहां पर एनर्जी बढ़ती है और सिस्टम डिस्टेबलाइज होता है। तो ये इसकी कहानी हो गई। लेकिन अभी हमको क्या पढ़ना है, इसकी एंटी बॉन्डिंग। तो देखिएगा, बॉन्डिंग में सेम फेज, एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, वही जस्ट सेम हमारी पी ऑर्बिटल ही रहेगी, लेकिन यहां पर हमारा क्या होगा, अपोजिट फेज होगा। अगर ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव, इतना है। अब देखिए यहां पे क्या होगा, रिपल्सन है, ये चार्जेस नहीं है, ये क्या है हमारे, ये फेज है, ठीक है, ये हमारे फेज है। तो फेज में क्या होता है, सेम फेज होना चाहिए। चार्ज होते तो ये अट्रैक्ट करते, लेकिन ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और रिपल करेंगे तो जो ये दिख रहे हैं ना, ये ऐसे दिखेंगे ही नहीं। अगर ये ऐसे नहीं दिखेंगे तो कैसे दिखेंगे, देखिए जरा, ये क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, तो उसकी वजह से इनका साइज कुछ ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां रिपल्सन हुआ है, अट्रैक्शन हो रहा था तो अंदर आ रहे थे, रिपल्सन हो रहे हैं तो बाहर जा रहे हैं, और चार्ज तो वही, मतलब यहां पे पॉजिटिव निगेटिव साइज फेज, ठीक है। अब देखिए मेटल है, तो मेटल के पास क्या होगा, डी ऑर्बिटल होगा, और डी ऑर्बिटल को आपको पता है क्या होता है, कुछ ये होता है, और यहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव ऐसे ही होता है। चाहे आप इस वाली को पॉजिटिव मानोगे तो उसके मतलब 180 डिग्री पे सेम फेज होता है, इतना आपको पता। अगर एक ये हमने पॉजिटिव निगेटिव माना है तो ये भी निगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव। अब इस सिचुएशन में मेटल की डी ऑर्बिटल जो यहां प्रेजेंट होगी, अगर आपको 4 बनानी तो 4 बना लीजिए, नहीं तो ये सिर्फ 2 बना रहे। क्यों, क्योंकि इधर बॉन्डिंग में आप बुक में भी देखोगे यही देखेंगे, क्यों, लेकिन है तो डी इसके इधर भी, उससे हमें मतलब नहीं। क्यों, जैसे इस वाले से हम मतलब नहीं रखेंगे, इसको ना भी ड्रॉ करते कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे एंटी बॉन्डिंग के इस वाले से खेल होना है। और ये कौन सा एंटी बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग क्या है, इसका पाई है। फादर कौन है इसका, यहां पे अभी पाई बॉन्ड बना था तो इसी का ही एंटी बॉन्डिंग है, दैट मींस इसको हम पाई स्टार बोलते हैं। अब देखिएगा यहां से ये मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन, मेटल की तो डी इलेक्ट्रॉन भरे ही होंगी, ठीक है, और जहां पे भरे होंगे, जिस जगह भरे होंगे तो क्या होगा, यहां से बैक डोनेशन होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, और यहां पे जब बैक डोनेशन होगा तो आपको देखने को मिलेगा एम और CO, यहां पे कुछ इस टाइप का ये स्पीशीज बनते दिखेगी। जो अभी थोड़ी देर पहले ये था, आफ्टर बैक डोनेशन हमारी ये होती है, और ये रिप्रेजेंट ही करते, मतलब ऐसे ही एग्जिस्ट करती है। और इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। क्या कहते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं। फिर से सुन लो क्यों कहते हैं, जरा देखो यहां पे सिनर्जिक इफेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां जो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन है, जितना ज्यादा सिग्मा बॉन्ड हमारा ओवरलैप होके पास में कर देगा, ध्यान से सुनना, उतना ही पाई बॉन्ड बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज्यादा हो जाएगा, या ये कह लीजिए जो हमारा यहां मेटल कार्बन बॉन्ड है ये स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि ये जितना छोटा होगा, सिग्मा बॉन्ड जितना छोटा होगा, मतलब जितना स्ट्रांग हो जाएगा, पास में आएंगे तो इतना बढ़िया ओवरलैपिंग होगी, और जितना बढ़िया ओवरलैपिंग होगी उतना बढ़िया पाई बॉन्ड बनेगा यहां मेटल और कार्बन के बीच में। तो यही चीज है, सिग्मा बॉन्ड क्या करता है, पाई बॉन्ड को बनने में रीइंफोर्स वर्ड यूज किया जाता है, या वहां पे कह दो कि इसको एक्टिवेट टाइप का एक तरह से कर देता है, बेटर बनाता है। ये मजबूत बनेगा तो ये ऑटोमेटिक मजबूत बनेगा, सिंपल है एक दोनों को। तो इसीलिए इस तरह की बॉन्डिंग को सिनर्जिक बॉन्डिंग का नाम देते हैं। क्या, सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है, याद रखिएगा ये, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका मेटल कार्बोनिल हो गया। अब देखिए इसी फंडे का, ये जो हमने पढ़ा ना, इसी फंडे का आप यहां पे पूरे ऑर्गेनोमेटेलिक्स के मेटल कार्बोनिल्स में यूज करोगे और बताओगे कहां CO। आप ध्यान से देखिएगा, इसी के ही ऊपर, यहीं से हम सारा कंक्लूड कर देते हैं, इसी डायग्राम पे ही, इसी डायग्राम पे ही थोड़ा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसको कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया, ठीक है, कोई मतलब का नहीं है। अब देखिए इसका ही यूज करके ट्रेंड लिखेंगे अब सारे सॉरी। चलिए देखिए अब यहां से क्या समझ में आ रहा है। सबसे पहले एक जो हमारा आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, जो हमारा फ्री CO होता है, फ्री CO होता है, इसकी जो हम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लिखते हैं उसको हम बोलते हैं म्यू CO इज इक्वल्स टू 2143 सेंटीमीटर इनवर्स। ये रहा, ठीक है, ये हमारी एक्चुअल है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हमें क्या पता है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आप जब पढ़ते हो तो वहां पे आप निकालते हो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, और हुक्स लॉ कुछ और नहीं है। यहां पे देखोगे हुक्स लॉ क्या है, हुक्स लॉ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 1/2 पाई C जब रखेंगे तो सेंटीमीटर इनवर्स में आएगी वैल्यू,
ठीक है, और यहां पे हमारा k अपॉन म्यू। अब देखिएगा यहां ये हमारा हुक्स लॉ है, ध्यान से देखिएगा, हुक्स लॉ से ही सारी आपकी इसमें कहानी होने वाली है। ये k जो होता है ये फोर्स कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हो फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट मतलब क्या है कि दो न्यूक्लियाई या कह लीजिए दो एटम के बीच में जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा वही हमारा फोर्स कांस्टेंट डिफाइन करता है। डाइंस पर सेंटीमीटर से इसकी यूनिट होती है जनरली, ठीक है। यहां पे जब हम रखेंगे इस वाले फॉर्मूले में तो यहां पे क्या आएगी, न्यूटन पर मीटर में आएगी। न्यूटन पर मीटर का इससे मतलब नहीं है, यहां के किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ की, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब यहां पे मान लीजिए इसकी हम यहां पे म्यू सीओ की बात कर रहे हैं, तो इनके बीच में कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कितना वीक बॉन्ड है, वो डिफाइन करता है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ। और आपको पता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है दो बॉडीज आपस में क्या करें, अट्रैक्ट करेंगी। तो मान लीजिए ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, इसके बीच में लगाना है, तो ये जितना इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, तो क्या होगा, इनके बीच की बॉन्ड डिस्टेंस कम हो जाएगी। मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा तो डिस्टेंस कम। वही चीज यहां पे है कि अगर यहां पे हमारा स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, सिंपल सा लॉजिक। उसके बाद क्या है, फिर यहां पे आप देखोगे इतना ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा जनरल ट्रेंड चलता है। मेटल कार्बोनिल्स के केस में क्या है, देखिए 5 मिनट में इसको अभी सॉर्ट आउट कर लेंगे पूरा, बिल्कुल क्लियर कट। अब कहानी आती है मेटल की। मेटल क्या करेगा, देखिए मेटल पहले क्या कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड मतलब इसके लोन पेयर को अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर रहा है, वैकेंट डी में एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये हमारा बॉन्ड बन रहा है सिग्मा। उसके बाद मेटल क्या कर रहा है, मेटल जो कार्बोनिल का बॉन्ड बना है ना, उस कार्बोनिल के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए काम कर रहा है। एक्चुअली में जब आप सीओ देखने जाते हो तो वहां पे लगभग ट्रिपल बॉन्ड की तरह दिखता है, लेकिन जब यहां पे हमने अभी बनाया है, मतलब इस जगह पे जब बनाओगे सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड दिखाते हो, तो यहां पे आप इस तरह की रिप्रेजेंटेशन करते हो। लेकिन जैसे ही हम बैक डोनेशन या यहां पे बैक बॉन्डिंग इसकी कंसीडर करते हैं, बैक डोनेशन ज्यादा बेटर बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग दूसरी चीज है थोड़ा, लेकिन बैक डोनेशन बोलोगे तब आपका कुछ इस तरह की स्पीशीज बनती आएगी। क्यों, क्योंकि इसने इसके पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाल दी है, मतलब कंप्लीटली एंटी बॉन्डिंग में। और आपको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू NB माइनस NA अपॉन 2। मतलब किसी भी यूनिवर्स में कोई भी एटम का बॉन्ड ऑर्डर निकालने जाते हो तो इसी फॉर्मूले से, जनरल फॉर्मूले से लगा लेते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपॉन 2। तो यहां पे पहले क्या है, यहां पे पहले क्या था, 6 रहता है। मतलब जब आप सीओ का सिर्फ और सिर्फ फ्री सीओ का निकालने जाते हो तो यहां बॉन्डिंग में आपको 6 दिखते हैं, माइनस में एंटी बॉन्डिंग में 0 अपॉन 2, तो यहां पे 3 बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। लेकिन जब आप यहां पे निकालने जाओगे मेटल के केस में, मेटल क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन कहां भेज रहा है, ये देखिए यहां पे डोनेट कर रहा है इसके पाई स्टार में। और पाई स्टार किसी की भी हो या सिग्मा स्टार हो, ये सब कैसी होती है, एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग होगा तो यहां पे 6 तो पहले से था, माइनस में 2 अभी आ गया अपॉन 2, और यहां क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आपका 4 अपॉन 2 आ गया। मतलब पहले 3 था, अब 2 आ गया, तो ये क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो गया। ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इसी से आप कंक्लूजन निकाल सकते हो एक चीज का कि मेटल जितना ज्यादा डोनेट करेगा उतना ज्यादा म्यू सीओ। अब कहोगे बॉन्ड ऑर्डर सर देखिए पहले हमारा बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा था फ्री सीओ में जब खाली कार्बोनिल था, लेकिन जब मेटल के साथ बॉन्ड बनाया, मेटल ने बैक डोनेट किया, तो अब कार्बोनिल का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 2 आया। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होने से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे क्या खेल पड़ेगा, ध्यान से देखिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही, डिक्रीज हो रही है। और वी नो दैट कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। के क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट। और अगर हमारा के घट रहा है, के घट रहा है, तो देखिए ये क्या है, जरा देखिए डिवाइड हमारा ऊपर है, दैट मींस अगर ये घटेगा तो ये ऑब्वियस सी बात है ये जरूर घटेगा, मतलब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी घटेगी। अब आप जब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो तो वहां पे देखते हो कि HCl का और डीसीएल का ये आइसोटोप इफेक्ट इसको बोलोगे, तो इसको जब जैसे
जैसे ही रिप्लेस करते हो DCl से, तो इसके केस में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घटेगी। देखो क्या होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे होता है रिड्यूस मास m1 अपॉन m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसको लिखते हो तो यहां से जैसे देखोगे ना, तो इसकी वजह से ये बढ़ता है, DCl के केस में ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा, तो ये इनवर्स रिलेशन रखता है, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। समझ गए होगे? तो फोर्स कांस्टेंट बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, लेकिन अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। रिलेशन साफ है, सामने दिख रहा है। बस अब यहां से आपको समझना है कि मेटल जितना डोनेट करेगा, मेटल जितना बैक डोनेट करेगा, उतना ही ज्यादा मेटल और कार्बन की, यहां पे अगर आप देखोगे ना, जो पहले सिंगल बॉन्ड था, अब मेटल ने यहां डबल बॉन्ड बनाया, तो यहां डबल बॉन्ड हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ को ही तो हम के से मेजर कर रहे हैं, और के ज्यादा होगा तो म्यू स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। मतलब कि मेटल अगर बैक डोनेशन ज्यादा करेगा तो मेटल कार्बन की तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेकिन कार्बोनिल की घटेगी। क्यों? मतलब म्यू CO घट जाएगी, क्योंकि यहां पर इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन को डाला जाता है। तो यहां पर आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हो यहां पे कि मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब बताइएगा आप कि मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अगर आप क्या करते हो, बढ़ाते हो, किसी भी फैक्टर से आप बढ़ा रहे हो, तो क्या देखने को मिलेगा, यहां पर आपको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखेगा बैक डोनेशन के। ये बैक डोनेशन कहां करेगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ CO। मतलब इसमें अब जब बैक डोनेशन क्या हो रही है, बैक डोनेशन भी हमारी इंक्रीज हो रही है, तो उस केस में आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगा क्या, कि यहां पे जो हमारा मेटल और कार्बन है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ते हुए दिखेगी। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर बढ़ रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, यहां बैक डोनेशन होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी मतलब के बढ़ेगा तो म्यू बढ़ेगा। ये बोल सकते हो, यहां पे आपको देखने को मिलेगा इसका। अब इसी के ही रिस्पेक्ट में अगर मैं और इसको आगे चलाता हूं तो देखो म्यू MC तो बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी चीज यहां पे देखो कि म्यू CO क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों होगा, जरा देखिए, यहां पे जब इसने डोनेट नहीं किया, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से दिया, तो इस टाइम पे इसके पास ट्रिपल बॉन्ड लगभग था। अब जैसे ही इसने इसको डोनेट किया, एंटी बॉन्डिंग में गया, मतलब एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। मैंने यहां बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लिख रखा है। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कम होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही, मतलब के कम हो रहा है, और अगर के कम हो रहा है, के कम होगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो ये आपको एक रिलेशन याद रख लेना है, सिंपल सा है, बहुत कठिन नहीं है। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा, यहां से ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर इसी के ही रिवर्स में पूछ लेता थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ का, तो वो थोड़ा सा अपोजिट कर देते। अगर सोचिए यहीं से कि मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो मेटल और कार्बन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और मैंने यहां पे बता रखा है। अगर इसी को आप बढ़ाना चाहे ना, तो 4 लाइनों में कि इसका इसके साथ, इसका उसके साथ 50 चीजें लिख सकते हैं। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मेटल पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी किसी भी रीजन से, चाहे वो लिगेंड्स की वजह से, चाहे उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर निगेटिव चार्ज की वजह से, मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, दैट मींस d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बैक डोनेशन ज्यादा होगा, और बैक डोनेशन कहां हो रही है, पाई स्टार में या एंटी बॉन्डिंग में, और हम जानते हैं एंटी बॉन्डिंग माइनस में होता है, या कह लो जितना ही एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आता है, बॉन्ड ऑर्डर उतना कम आएगा। और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सीधा सीधा दो एटम्स के बीच में, आयंस के बीच में जो हमारा स्ट्रेंथ है उसको बताता है। तो ये अगर कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो उसी को हम मेजर करते हैं के से। ये हमारा फोर्स कांस्टेंट कम हो जाएगा, और अगर फोर्स कांस्टेंट कम हो जाएगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ये किसके लिए बोल रहा हूं, CO के लिए। लेकिन यही सेम चीज मेटल और कार्बन के लिए इनहेंस होती दिखेगी। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, जब जितना ज्यादा डोनेशन हो रही है उसकी वजह से यहां बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, और बॉन्डिंग में अगर बढ़ेंगे तो आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, दैट मींस बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी मतलब फोर्स कांस्टेंट बढ़ेगा, और फोर्स कांस्टेंट बढ़ेगी तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो आप दिमाग में ऐसे एकदम फिट कर लो ये डायग्राम,
क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। और याद रखिएगा, जो कठिन क्वेश्चन मैकेनिज्म से आ रहे हैं या जो पहली ही बार देख रहे हैं, उनको करने में आप बहुत ज्यादा टाइम दे देते हो। और एक्चुअली में 18 इलेक्ट्रॉन रूल, मेटल, कार्बोनिल, जो आपके थोड़ा इजियर पार्ट पड़ते हैं जो लास्ट पार्ट के कंपैरिजन में, इसमें आप जल्दबाजी में कई बार गलत कर देते हो। क्यों? क्योंकि उसने 3 क्वेश्चन अभी मैं दिखाऊंगा, उसने पूछा बॉन्ड लेंथ के बारे में और आपने टिका दिया पूरा आंसर क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में। आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपने जो सोचा 100% सही है, लेकिन उसने पूछा बॉन्ड लेंथ के लिए था। ये याद रखिएगा। अब देखिए बॉन्ड, हमारे मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे कैसे बढ़ सकती है। मेटल की अगर हम बात करें, मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, तो यहां पे 2 फैक्टर होते हैं, एक लिगेंड का, ठीक है, एक लिगेंड का, और दूसरा मेटल के कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज का। ठीक है, कुछ भी लिख लो आप समझने के लिए। अब देखिए कॉम्प्लेक्स, अगर हमें पता है कि कोई भी चार्ज अगर एक्सेस हमको लेना है ना, निगेटिव चार्ज बनाना है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना है, तो क्या निगेटिव चार्ज वहां ले आओ, तो कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, निगेटिव। और अगर वहां किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मेंशन है, दैट मींस वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद Na+ में जाता है ना, लेकिन क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेने के बाद निगेटिव में जाता है, ऐसे याद कर लो। तो मतलब इस समय मेटल हमारा हाईली रिच होगा। कैसा होगा? मेटल यहां पे इलेक्ट्रॉन रिच होगा इस तरह के केस में, और यहां पर मेटल हमारा कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन उठेगा, यहीं से क्वेश्चन उठ सकता है कि अगर आपसे पूछा जाए, 1 मिनट रुकिएगा, चलिए लिखा रहने देता हूं, ठीक है। यहां पे अगर इन दोनों में ही इसका एक कोई कॉम्प्लेक्स हो और एक इसका कोई कॉम्प्लेक्स हो, मान लीजिए इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स में बना देता हूं, यहां पे होल 5, ये निगेटिव जो कि Mn का ही होता है, सीधा लिख लीजिए। और पॉजिटिव का अगर लिखोगे तो कोबाल्ट का लिख लीजिए, मान लीजिए इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये लीजिए। अब यहां देखिए दोनों ही 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं, ज्यादा ध्यान ना दीजिए, सिर्फ यहां चलिए मेटल लिखिए, मेटल लिखिए और यहां पे कुछ भी एक्स अमाउंट लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिए यहां मेटल किस में है, पॉजिटिव में, मतलब जो उसका न्यूट्रल स्टेट है उससे भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, अब वो डेफिशिएंट हो गया, या कह लो जेड इफेक्टिव उसका बढ़ गया, तो क्या ये डोनेट कर पाएगा? ये तो मेटल जो है, जो मैंने अभी ये वाला डायग्राम आपको दिखाया था ना, इसमें इस बैक डोनेशन ही नहीं कर पाएगा क्योंकि खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। लेकिन यहां क्या है, जो खुद के इलेक्ट्रॉन है वो तो है ही है, एज वेल एज यहां निगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, वो फटाक से यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर देगा। तो इस केस में अगर ऑप्शन में देखोगे तो यहां पे वो क्या पूछ सकता है, म्यू एमसी। तो म्यू एमसी किसका, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा था ए और बी का म्यू एमसी, तो ध्यान से देखिएगा यहां म्यू एमसी तो इसका ज्यादा होगा क्योंकि ये डोनेट ज्यादा किया, तो ये बॉन्ड तो बन रहा है, तो यहां पे आपका पहला वाला ज्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू दूसरा, ये कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर उसने पूछा होता म्यू सीओ के लिए, तो देखो ये जितना इधर डोनेट करेगा ये उतना ही टूटेगा। फॉर्मूला बताया था ना पीछे, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, तो यहां पे 6 तो है ही पहले से, वो तो कांस्टेंट है, और एंटी बॉन्डिंग में आप इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो, मतलब ओवरऑल कहीं ना कहीं एनबी की वैल्यू घटा रहे हो। एनबी की वैल्यू घटाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी तो फोर्स कांस्टेंट घटेगा, फोर्स कांस्टेंट घटेगा तो आपका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मींस यहां पे म्यू घटेगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे ना, तो पहले की यहां पे ज्यादा घट जाएगी तो पीछे, और दूसरे की इसके कंपैरिजन में ज्यादा रहेगी क्योंकि इसने डोनेट नहीं किया, और इसकी एक्चुअल जितनी होती है ना उतना ही रह जाएगी, दैट मींस ये जीत जाएगा। यहां पे क्या है, इसकी जो एक्चुअल है उससे भी कम हो जाएगी। तो ये एक फैक्टर पड़ता है किसका, ये फैक्टर पड़ता है कि किसी भी चार्ज वगैरह का, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब यहां पे ये भी हटा देते हैं, तो हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ठीक है। अब दूसरा है लिगेंड का। लिगेंड कैसा होना चाहिए, देखिए सेम काम लिगेंड का है, कुछ डिफरेंट नहीं है। ये क्या है, पाई एक्सेप्टर, और यहां पे आपके सिग्मा डोनर, और ये कौन से हैं, पाई डोनर, ठीक है। सिग्मा डोनर के मैं एक एग्जांपल 2-3 के लिख रहा हूं, सीओ हो गया, सीएस हो गया, एनओ पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और एनसीएस हो गया, ये सारे। पाई डोनर में तुम्हारे जैसे सीएल निगेटिव आ गया या NH2 निगेटिव वाले हो गया, ठीक है, OH निगेटिव, जो भी निगेटिव वाले वो सारे। सिग्मा डोनर में जैसे आपका वाटर हो गया, ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड कोई भी जिसके पास पाई स्टार ना हो और थर्ड पीरियड का एलिमेंट ना हो, ये हो गया। अब आप ध्यान से देखिएगा यहां PPS3 वाले भी बहुत सारे, P
पीएच कोई भी आप मान लीजिए R3 मतलब PPH3 हो गया, PAR3 बहुत सारे होते हैं, उनको बाद में डिस्कस करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, वही मैं 1 मिनट में कंक्लूड करता हूं इसको, बस देखिएगा यहां पे ये मान लीजिए कुछ भी हमने यहां पे बॉन्ड बनाया, अब इसका यहां पे एंटी बॉन्डिंग, यहां पे सिग्मा ऑलरेडी बन रखा है, अब यहां पे मेटल की डी ऑर्बिटल एक तरह से देखिएगा, यहां पे पाई एक्सेप्टर लिगेंड जो है वो पाई एक्सेप्टर है, एक ही सीओ मान लीजिए सबके केस में है, और उसके बाद यहां पे जो लिगेंड लगे हैं ना वो कैसे हैं, पाई एक्सेप्टर टाइप के हैं, यहां पे सीओ ही लगा लेते हैं। देखिए अब क्या होगा, यहां ध्यान से देखिएगा, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, चलिए सीओ नहीं लगाते हैं, थोड़ा डिफरेंट लगा लेते हैं, सीएस लगा लेते हैं, यहां पे मेटल के साथ सीएस लगा लेते हैं। ये पाई एक्सेप्टर का कहने का मतलब क्या है, आपको कोऑर्डिनेशन में बताया था कि ये सिग्मा बॉन्ड से लेगा, और उसके अलावा जो मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो अपने यहां पे लूमो में पाई स्टार में लेने लगता है। ये सब भूल जाओ, बस सोचो कि मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा अपने पास, सिर्फ नाम से ही पता चल जाएगा पाई एक्सेप्टर है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर दे रखी है, एट दैट टाइम मेटल इसके यहां पे जो पाई स्टार है ना इसमें डोनेट ही नहीं कर पाएगा, और अगर डोनेट नहीं कर पाएगा तो जो म्यू सीओ हमारा कार्बोनिल का ज्यादा होता है ना 2143, वो एज सच मेंटेन रहेगा। लेकिन मेटल यहां डोनेट नहीं कर पा रहा है, मेटल बैक डोनेट नहीं कर पा रहा है, इसलिए यहां पर जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ना बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होगी, जितनी है वो उतनी ही खाली, क्योंकि यहां पे एक्सेप्टर तो है, उसके बावजूद थोड़ी बहुत डोनेशन होगी, कम होगी, लेकिन उतना कम नहीं होगी किनके कंपैरिजन में, इन वालों के। क्यों, देखिए जरा पाई डोनर वालों में, जरा देखिए पाई डोनर वालों की कहानी देखिए, यहां पे पाई डोनर वालों में यहां पे आपका कोई भी लिगेंड लगा है एल, ये पहले सिग्मा से भी डोनेट कर रहा है मेटल को, ये सिग्मा से तो सभी देते हैं, ये दे रहा था ये भी देगा, लेकिन इस बार इसने क्या किया, यहां पे ये सब फिल हैं और ये मेटल को भर भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। थोड़ी देर पहले ही बताया मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो क्या करेगा, अब मेटल तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने ऊपर कभी रखना ही नहीं चाहता है, मेटल जाने ही जाते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देने के लिए, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उठा के तुरंत इसके पाई स्टार ऑर्बिटल में डालेगा, मतलब एंटी बॉन्डिंग में। और थोड़ी देर पहले ही बताया था एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो फोर्स कांस्टेंट कम होगा, और फोर्स कांस्टेंट कम होगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी। यही पूरा ऑर्डर मैंने बता रखा था, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी थी, यहां पे मैंने बता दिया। सिग्मा में क्या है, सिंपली खाली सिग्मा से देगा और कुछ नहीं होगा। तो अगर यहां पे पूछा जाए इन तीन केस में म्यू सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसके केस में आएगी, तो देखिएगा सबसे ज्यादा पाई एक्सेप्टर वाले में। क्यों, जरा बताइए क्यों आ रही है सबसे ज्यादा, क्योंकि इसने पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के ऊपर जो प्रेजेंट थी वो बैक डोनेशन की वजह से खींचे ले रहा है, तो यहां कुछ बचा ही नहीं है, तो यहां डोनेट क्या करेगा, डोनेट नहीं करेगा तो जो इसका ट्रिपल बॉन्ड था एज सच मेंटेन रहेगा और मैक्सिमम सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी। वाइल इन केस ऑफ सिग्मा स्टार सेकंड नंबर पे रखोगे, कहोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि देखो क्या हुआ है, इसने सिग्मा से दे दिया था, लेकिन इस साइड में मतलब ये तो कॉमन है, ये तो सीओ है, इसने सिग्मा से तो दे दिया, लेकिन ना ही इसके पास पाई स्टार एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, ना ही पाई से देने की टेंडेंसी है, तो मेटल को सिग्मा से थोड़ी दिया, तो ये बेचारा मान लीजिए 10 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर भेजेगा, और 10 की भेजेगा तो क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग में जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी, इसलिए सेकंड नंबर पे ये। और पाई डोनर क्या करेगा, यहां पे सिग्मा से दे रहा है जो 10, सिग्मा वाला जैसे 10 दे रहा है वो तो देगा ही, एज वेल एज अपनी ये पाई वाली ऑर्बिटल से भी 10 दे देगा। मतलब इस टाइम मैक्सिमम यहां मेटल पे कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, मान लीजिए एक तरह से 20 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, तो 20 का डोनेशन करेगा बैक डोनेशन, और उसकी एंटी बॉन्डिंग में ही जाएंगे सारे, और एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो फोर्स कांस्टेंट मतलब के डिक्रीज होगा, और के डिक्रीज होगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होते दिखेगी। इसीलिए सबसे लीस्ट आपका पाई डोनर के केस में हो जाएगा। ये डोनर लिखा है, ठीक है, ये डोनर लिखा है, इतना आपको समझना था। ये लॉजिक मैंने सारे बता दिए हैं, ये नोट करने वाली चीज जो थी वो नोट कर लीजिए, और ये ऑर्डर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ऑर्डर 1 मिनट, ठीक है, याद रखिएगा। ये मैं सारी चीजें म्यू सीओ के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं, क्योंकि मेटल कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में ही पूछता है म्यू सीओ, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज
म्यू एमसी के लिए मेटल और कार्बन के बीच में पूछता तो यही ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाता। क्यों? क्योंकि जो पाई डोनर है वो सबसे ज्यादा मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो मेटल और कार्बन का बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। सीओ का तो वीक होगा। देखिएगा, याद ये बात समझिएगा, एक कोई भी बॉन्ड है, ये और ये बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा ये उतना ही वीक होगा, और ये जितना वीक होगा ये उतना ही स्ट्रांग होगा। तो ये ऑर्डर हमारा म्यू सीओ के लिए, मतलब इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा स्ट्रांग किसमें रहेगी? पाई एक्सेप्टर, देन सिग्मा डोनर, देन पाई डोनर। लेकिन अगर एमसी के लिए पूछ लिया होता इसके लिए, तो इसके लिए जस्ट रिवर्स होता, क्योंकि ये डोनर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता, सबसे बढ़िया बॉन्ड बनाता, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता, बॉन्ड स्ट्रेंथ होती, एज वेल एज इसका फोर्स कांस्टेंट और फिर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती। शायद ये समझ में आ गया होगा। अगर ये आ गया है जनाब तो एक एक क्वेश्चन करके फटाफट करते हैं, तहलका मचा देते हैं। चलिए, अब आपके पास स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, पढ़िए और ऑप्शन बताइए। शायद आपको सारी चीजें कवर कर दी इसमें। देखिए, अरेंज द म्यू स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। हमारे पास कोई भी एक्स कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, इसमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे पहले देखो क्या पूछा गया है। सबसे पहले तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, और वो भी किसकी? म्यू सीओ की। दैट मींस कौन सा वाला ऑर्डर लगेगा? जो जनाब हमने पीछे लगाया है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड जो होते हैं वो क्या करते हैं? देखिएगा, ये पाई एक्सेप्टर और ये सब बाद में, लेकिन उससे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट से ही एलिमिनेट करना होता है एक्चुअल में मेटल पे कितना नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है। तो पहले मेटल का चार्ज देखेंगे, सीधा इस वाले इस पर नहीं कूद जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, ये सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी केस हमारा क्या होगा? ये वाला हमारा प्राइमरी फैक्टर होगा। प्राइमरी फैक्टर हमारा ये होगा, और ये वाली चीज जो है ना, ये सेकेंडरी फैक्टर में आएगी। ये याद रखिएगा कि एक कॉम्प्लेक्स के ऊपर हम कह रहे हैं जो हाईएस्ट का मान लेते हैं, पीएफ3 का ले लेते हैं, या सीओ ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, जिसका बहुत ज्यादा पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी है। ठीक है, वो क्या करेगा? उसकी तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए मेटल ही हमारा कोई ऐसा बैठा है जो यहां +3, +4, +5 में, मतलब बहुत ज्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट रखा है, और जो आपका दूसरा कॉम्प्लेक्स है जिसमें बहुत अच्छा पाई एक्सेप्टर, जैसे ये है, बहुत अच्छा लगा, या सीएस ले लो, ये भी बहुत बढ़िया स्ट्रांग है, और यहां पे आप इस समय इसकी देख रहे हैं सीओ की, और एक यहां पे मान लीजिए कोई मेटल है जो कि यहां +4 में है, और यहां पे सीओ देख रहे हैं, और यहां वीक है, या कह लो डोनर, या कह लो पाई डोनर भी है, मान लो कोई भी एक्स अमाउंट, या सिग्मा H2O ही ले लो, कोई भी ले लो। अब देखिए यहां पे क्या है, इसमें क्या है, ये निगेटिव में है, तो इस समय आप ये चार्ज, मतलब यहां पे इन लिगेंड्स को नहीं देखने जाएंगे। ये तो हम तब देखेंगे जब यहां पर भी -2 या -3, मतलब जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट का बहुत स्लाइटली वेरिएशन हो। लेकिन अगर जहां पे वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 या उससे ज्यादा आ जाए ना, तो ये लिगेंड्स की कहानी कभी होगी ही नहीं। उस तरह के केसेस में हम लोग किससे डील करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, जो कि यहां पे हो रही है। यहां पे इतना हाई है, कोई बैक डोनेशन होगी नहीं, और ये अगर 1 होगा तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। इसमें जबकि स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर लगा है, इसकी ज्यादा होनी, लेकिन मेटल ही हमारा निगेटिव में है, ये भर भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और सीओ वाला डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऐसी आ जाएगी। इसी के बिहाफ पे आपके सामने क्वेश्चन है, हमेशा देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। 1 बाय 1 समझिए, कि देख लीजिए कि सबसे पहले कॉमन पार्ट क्या है। ध्यान से देखोगे तो यहां पे आपको ये मोइटी और ये मोइटी बिल्कुल कॉमन दिख रही है। डिफरेंस कहां से है? सिर्फ और सिर्फ हमारा जो दूसरे लिगेंड लगे हैं, जो कि हमारी सब्सिडियरी लिगेंड्स हैं, उनको देखना है। अब देखिएगा, यहां सब्सिडियरी या ऑक्सिलरी लिगेंड बोलते हैं, या स्पेक्टेटर लिगेंड बोलते हैं। स्पेक्टेटर लिगेंड में आपका देखिए ये क्या है, यहां पे दिया है। अगर आपको पाई एक्सेप्टर की सीरीज, आपको वैसे अब आजकल 10 दिन बचे हुए हैं, सबको याद ही होगी, नहीं भी याद है तो एक बार लिख लीजिए। यहां पे पूरी नहीं, सिर्फ हम फास्फोरस वालों के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। PF3, PO, PH3 या कोई भी एरोमेटिक वाला, ये का होल थ्राइस, फिर POR, मतलब एरोमेटिक वाला, ये हाइड्रोकार्बन वाला, और इससे कम किसकी होती है? PH3 या AR, और सबसे कम PME3, और अगर इससे भी देखोगे तो फिर टर्सरी ब्यूटिल
का होल थ्राइस। ध्यान से देखिएगा, यहां पे फास्फोरस तो अपने सिग्मा स्टार में एक्सेप्ट ही करता है, ये एक तरह का पाई स्टार है और थोड़ा वीक, मतलब ये फ्लोरीन के लगने की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर हो जाता है, लेकिन ये एक्सेप्ट कहां करता है, पाई स्टार में। वाइल इन केस ऑफ CO, CS और NO पॉजिटिव, इन सब में कहां करता है, पाई स्टार में करता है, लेकिन ये कहां करता है एक्सेप्ट, सिग्मा स्टार में। ये याद रखिएगा पहली चीज। और ये ऑर्डर है पाई एक्सेप्टर। मैंने क्या कहा था, पाई एक्सेप्टर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पे लिख लीजिए इसमें क्वेश्चन में कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। सीधी बात और नो बकवास, आपको इतनी लिखना है बस। ये अगर आपने समझ लिया है तो आपका आंसर टिक हो जाता। यहां पे देखिए फास्फोरस है, सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसकी रहने वाली है। सेकंड नंबर पे अगर आप जाओगे तो ये OMe वाला, देखिए पीएच वाला तो है नहीं, यहां पे PPH3 है। ध्यान दीजिएगा, PPH से पहले O भी लगा है, तो यहां पे ये वाला नहीं था, ये OMe वाला है, मतलब ये तो ग्रुप ही नहीं प्रेजेंट है अपने पास, इसलिए हमारा ये वाला हो जाएगा सेकंड नंबर पे। बढ़िया स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, पाई का ऑर्डर लगा रहे हैं, पाई एक्सेप्टर का। थर्ड पे ये, अब कहोगे सर ये तो हमारा क्या डाइन है, डाइन का क्या है आपका, यहां पे कुछ नहीं, मतलब नाइट्रोजन से डोनेशन होती, कोऑर्डिनेशन में आपने पढ़ा है, तो सबसे पुअर ये हो जाएगा। और ये क्या है, पाई एक्सेप्टर का ऑर्डर है 1 2 3 4। यही आप ऑर्डर लगा दोगे किसमें, यहां पे इसमें क्या कहते हैं, ऑप्शन में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा हो जाएगी आपका ए के बाद बी के बाद C और D, मतलब ABCD आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बता दीजिए, ये समझ में आया कि नहीं। चलिए, ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि पाई एक्सेप्टर का ऑर्डर लिख दिया, उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। चलिए, इसका बताइए, द वैल्यू ऑफ X इन द Fe3 और CO। अब देखिए यहां पे आप एक बार जरा सा ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग Fe को लेते हैं ना, Fe जो है, एक ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन कौन से नेचुरल, मतलब नेचुरल का नहीं, मतलब उसमें कुछ ऐसा टर्म दिया था कि ऐसे कौन कौन से मेटल हैं जो मेटल कार्बोनिल नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं न्यूट्रल स्टेट में। तो देखिएगा, एक ये है और दूसरा आपका कौन सा होता है, NiCO4। ठीक है, तो ये हो गया, और साथ ही साथ में CO का होल 6। तो देखिएगा यहां पे क्या है, ये भी हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है। इसके अलावा ये हमारे कैसे हैं, नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं एज सच, जैसे हमने यहां लिखा। दूसरे जैसे अगर Mn के लिए बात करोगे ना, तो वो अपने कार्बोनाइलेट आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। आप कहोगे कार्बोनाइलेट आयन क्या है, ATE कभी भी लग जाए, चाहे कोऑर्डिनेशन में चाहे OMC में, दैट रिप्रेजेंट नेगेटिव आयन। IUM EM जहां लगता है उसका मतलब पॉजिटिव, मतलब मेटल के साथ में कार्बोनिल होगा, और कार्बोनिल के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज 1 2 3 4 5 कितने भी हो, दीज स्पीसीज आर कॉल्ड एज मेटल कार्बोनाइलेट आयन। सिंपल सा है। तो यहां पे आप देखोगे तो मैंगनीज इस तरह एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, या इसका डाइमर बना लो Mn2CO10, और नहीं तो एक ये हो गया, और उसी तरह का आपका देखने को मिलता है वेनेडियम का जैसे है, ये भी हमारा कुछ इस टाइप में एग्जिस्ट करता है। तो ये सारे, कोबाल्ट का भी आपको इस तरह देखने को मिलेगा। यहां पे कुछ क्वेश्चन अलग था, एक मैंने सिर्फ आपको बता दिया है कि अगर पूछा जाए तो ये चीज पूछी जा रही है। न्यूट्रल स्टेट में जो एग्जिस्ट करते वो 3 थे, ऑप्शन में आपको पेयर में पूछा हुआ था, PYQ में, तो वो मैंने बता दिया, Ni और Fe उसका वैसे आंसर था। यहां पे देखोगे Fe, यहां पे देखोगे FeCO का होल 5, जब इसको आप क्या करते हो, हीट करते हो, तो ये बना लेता है डाइमर Fe2CO10, और जब इसको और आप हीट करते हो तो ये Fe3CO12 में ये कन्वर्ट होता है, ये आपका स्टेबल फॉर्म बनता है। तो यहां पे Fe3 की फॉर्म पूछी गई थी, तो Fe3 के साथ सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा, Fe3 के साथ आपका आंसर D हो जाएगा। यहां पे सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, और कई बार पूछता, मतलब यहां पे ही नहीं, अभी मैं मतलब PYQ में भी क्वेश्चन आ रखा है। जैसे आपका ये स्पीसीज है, आपका डाइमर बन गया, ये यहां मोनोहिबर मरा, कुछ भी बना, उसके बाद लास्ट में कह देगा, मतलब पूरी मैकेनिज्म ड्रॉ कराएगा, और उसके बाद लास्ट में हीट कर दिया होगा, दैट मींस उसका सीधा सीधा यहां पे इस चीज से मतलब था, मतलब उसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट में। तो ये आपका एक क्वेश्चन था, ये लीजिए, एक क्वेश्चन और आपके सामने आ गया है, काफी ठीक ठाक क्वेश्चन है, बताइए। एक मिनट, यहां शायद CO9 है, ठीक है, एक मिनट, यहां पे CO9 कर लीजिएगा, यहां पे
CO9, Mn में होता 10। चलिए फटाफट करिए, ये क्वेश्चन था आपके सामने, ऑर्डर ऑफ म्यूसियो। अब जरा यहां पे देखिएगा, यहां पे एक बार मैं बता देता हूं तब आप कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। यहां पे चलिए, जब भी आप देखेंगे ना मेटल +1 मतलब +2 +3 और +4 में इस स्टेट में होगा और तब CO से मतलब बाइंड हो रहा होगा। यहां पे इस स्टेट में हो सकता है, या ये +1 में हो सकता है, या 0 -1 -2 इस फॉर्म में हो सकता है। देखिए अब ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना +2 वाली में, इसमें क्या होगा जब हम बात कर रहे होंगे +2 वगैरह वाले में, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि मेटल बैक डोनेशन नहीं करता है, बिल्कुल कर ही नहीं पाता। यहां क्या है, मेटल के ऊपर खुद ही क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। यहां पे नो बैक डोनेशन, गजब की चीज बताऊंगा अभी, समझिएगा यहां से, नो बैक डोनेशन पहली चीज। दूसरी चीज है कि ये क्या है, +1 मतलब ये बॉर्डर लाइन है, करेगा बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन क्यों कह रहे हैं, याद करिए वो वाला केस जहां पे अभी हम बता रहे थे लिगेंड्स के ऊपर डिपेंड करेगा। लिगेंड्स के ऊपर सीधा सीधा कि अगर पाई एक्सेप्टर होगा तो वहां डोनेशन बिल्कुल नहीं होगी, पाई सिग्मा डोनर अगर होगा तो थोड़ा बहुत डोनेशन होगी, पाई डोनर होगा तो बहुत ज्यादा डोनेशन करेगा। तो ये चीज वहां से आई है। और यहां पे क्या है, चाहे लिगेंड हमारा कैसा भी हो, पाई एक्सेप्टर, हाईली पाई एक्सेप्टर हो, फिर भी ये एक्सेस बैक डोनेशन करेगा। थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये मैटर नहीं करता है कि उसके साथ में एक्सेप्टर जुड़ा है या डोनर जुड़ा है, जब आपके मेटल के ऊपर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेस हो जाए। तो ये आपके सामने फंडा है, इसको आप लगा लीजिए। दूसरी चीज क्या है, एमओटी पूरी CO की मैं यहां नहीं बता सकता हूं, लेकिन आप ये समझिए जो कार्बोनिल होता है, कार्बोनिल के ऊपर ये जो हमारा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ना, एक्चुअली नॉन बॉन्डेड ना होकर इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइटली। जब आपको एमओटी बनाई जाएगी तब आप समझ पाओगे, या आपने देख ही रखा होगा, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहां से ये हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल है, इससे मिक्स होकर जो नीचे एनर्जी में चली जाती हैं, स्टेबलाइज हो जाती है, तो उनको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो डीस्टेबलाइज हो जाती है उनको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो कुछ नहीं एटॉमिक ऑर्बिटल के ही बराबर रह जाती है तो उन्हें नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहती है। लेकिन CO के केस में ये यहां ना रहकर ये कुछ यहां पे इस टाइप में एग्जिस्ट करेगी, मतलब थोड़ा सा अपवर्ड के केस में। तो ये आपको समझना है। अब देखिएगा यहां से इस ऑर्डर को समझिए, ये स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग है। तो अब इसी के केस में क्वेश्चन देखिएगा, डायरेक्ट उसी में मैं बता देता हूं। देखिए यहां पर जब आप देखते हो ना कि ये हमारा किस फॉर्म में है, +2 है, मतलब बैक डोनेशन नहीं करेगा। कहोगे सर फ्री CO तो सबसे बेस्ट है, फ्री CO सबसे बेस्ट है, लेकिन ध्यान से देखिए मैंने क्या कहा, फ्री CO भी चाहता है ना कि उसका कोई ये लोन पेयर जो है कोई ले ले, किसी तरीके से ले ले और उसको वापस न दे। क्यों न दे, क्योंकि ये स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर रख रहा है। और थोड़ी देर पहले ही बताया था बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था, यहां पे NB - NA/2, और अगर थोड़ा भी यहां पे एंटी बॉन्डिंग है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज ही कर रहा होगा। तो CO चाहेगा कि इसका जो लोन पेयर है कोई ले ले, लेकिन मेटल लेता तो है लेकिन फिर बैक डोनेट कर देता है, तो ओवरऑल इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। और बॉन्ड वो भी देता कहां से, सोचो स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग से है, और लेता कहां है, प्योर एंटी बॉन्डिंग में। तो इसका भयंकर सा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, घट जाता है। लेकिन ये चाहता ऐसा है कि कोई हमसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले ले जो स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग है, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाए, लेकिन वापस ना दे, क्योंकि लेता तो हमसे आदमी कहां से है, सिग्मा से, सॉरी हमारा स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग से, जो कि थोड़ा डिस्टेबलाइज था। ये मान लीजिए ऑर्बिटल्स हैं यहां से, ठीक है, लेकिन देगा कहां, अगर यहां से दे तो रहा है मेटल को यहां से, लेकिन जब मेटल देता है तो इसमें देता है और डिस्टेबलाइज कर देता है। इस तरह के केस में ध्यान दीजिएगा कि यहां पे जो क्वेश्चन दिया है ना, ये +2 जहां पे बैक डोनेशन बिल्कुल नहीं होगी, तो जब सबसे ज्यादा क्या किसका होगा, देखिए मैं ऑर्डर अरेंज कर देता हूं। जब भी मेटल +2 +3 और +4 में होगा,
+3+4 इसमें होगा ना म्यूसीओ, सबसे ज्यादा इसकी होगी। कहोगे सर क्यों? क्योंकि हम तो जानते हैं सर फ्री सीओ की सर 2143 होती, लेकिन समझो यहां पे इसने जो इसका लोन पेयर है ना, इसने मेटल को डोनेट कर दिया, और यहां पे मैंने क्या लिखा, नो बैक डोनेशन, और मेटल बैक डोनेट एंटी बॉन्डिंग में दे नहीं पा रहा है। मतलब ये खुश हो गया कि मेरा जो स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर था वो किसी ने ले लिया, और हमारा बॉन्ड ऑर्डर और बढ़ गया। जो 2143 वैल्यू थी ना वो और बढ़ जाएगी, तो यहां इस केस में, पहले केस में बढ़ते हुए दिखेगी। उसके बाद देखिए क्या होगा, जरा उसके बाद देखते हैं। उसके बाद जब देखोगे यहां पे आप देखोगे ये वाला CO पॉजिटिव, आप कहोगे सर CO कार्बोनिल पॉजिटिव क्यों है? जरा देखो CO पॉजिटिव इसलिए है यहां पर पॉजिटिव, क्योंकि एक पॉजिटिव लगा है, दैट मींस इसके लोन पेयर में से इसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को डोनेट किया, जो थोड़ा एंटी, ये तो दोनों को देना चाहता है, दोनों नहीं गए तो कम से कम एक चला गया, एक से छुटकारा मिल गया, जो कि थोड़ा बहुत एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर ला रहा था, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा था। इसने कहा चलो कुछ गया तो एंटी बॉन्डिंग वाला कुछ कम हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ी, बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ी तो फोर्स कांस्टेंट बढ़ा, और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। इसीलिए सेकंड नंबर पे ये आपको बनते दिखता है। अब थर्ड पे कहोगे किसको लगाएं सर? थर्ड पे आप यहां पे बोरॉन या कोई भी लेविस एसिड के साथ, और स्पेशली बोरॉन ही हर जगह मेंशन करता है, बोरॉन के लेविस एसिड देखिए क्या है, हमें पता है कभी भी जैसे बोरॉन है, ये कैसा है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, और इसके पास पूरा का पूरा एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल वैकेंट प्रेजेंट रहता है। C और O क्या करेगा, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें देता है, और यही इसी को हम क्या पढ़ते हैं, बैक बॉन्डिंग में पढ़ते हैं मेन ग्रुप में जाके। तो यहां एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये दे तो देता है, लेकिन ये पहले से बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, बड़ी मुश्किल से ये कैसा हुआ है, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। ये कभी इसको बैक डोनेट, ये भले ही विड्रॉ तो कर लेता है, बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, कंप्लीट प्योर बॉन्ड नहीं होता, वो टूटता बनता रहता है, टूटता बनता रहता है। तो यहां क्या है, ये खुद नहीं देना चाहता है। CO विड्रॉ कर ले तो कर ले, नहीं ये खुद कभी नहीं देगा, नहीं तो इसको ऑक्टेट खराब होगा। और यही तो ये चाहता है कार्बोनिल। कार्बोनिल क्या चाहता है, ये किसी के पास चला जाए। तो यहां पे क्या होता है एक्चुअली में, यहां पे डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा निगेटिव आता है। यहां पे कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट निगेटिव आता है, लेकिन जब आप BH3 के केस में जाओगे तो यहां पे निगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है लोन पेयर, और साथ ही साथ में यहां पर आपका CO के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। देखो अब ये फिर से समझ लो यहां पे कि एक कहानी क्या थी, सबसे ज्यादा जहां पे पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया तो CO सबसे खुश है। कब होगा, जब मेटल इस केस में होगा। सेकंड कब होगा, जब मेटल बोरॉन के साथ जुड़ेगा, तो उस समय उसमें क्या सोचेगा, मतलब सिर्फ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए ये इससे पीछे जो पॉजिटिव वाला कंप्लीट पॉजिटिव मतलब दे ही दिया, आयनाइज ही कर दिया। जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे देता है ना, तो इसने आयनाइज ही कर दिया। लेकिन डेल्टा का कहने का मतलब होता है पार्शियल, तो यहां पे आपको पार्शियल वाले की वजह से ये इसके पीछे बनते दिखता है। अब इसके बाद अगर ऑर्डर में तो दिया नहीं है, उसके बाद आपका आता है फ्री CO। फ्री CO इसके बाद क्यों आएगा, क्योंकि देखिए यहां तो 2143 थी, यहां इसने कुछ ना कुछ लिया ही है इससे। और उसके बाद सबसे लास्ट में कौन से आएंगे, वो मेटल जिसको ये बेचारा फ्री CO, यहां पे लिख लो, ये फ्री CO देता तो है, और उसके बाद भर भर के वो इसको बैक डोनेट कर देते हैं, और इसका पूरा माहौल खराब कर देते हैं। यहां पे जो 0 वाले में रहते हैं, -1 -2 वाले जो भी हमारे कार्बोनिल होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे लीस्ट यही ऑर्डर आपको चिपकाना, इसमें तो दिया भी नहीं था। अगर आपको कहीं पे दिखे तो इस तरह का आपको ऑर्डर चिपका देना है। क्या करना है, इस तरह का आपको ऑर्डर चिपका देना है, जिस तरह यहां पे किया गया है। ये आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात, इसमें बॉर्डर लाइन रह गया क्या, देखता हूं। मेटल +2 में है, ये हो गया CFLO3 यहां पे ये हो गया, एक मिनट, ये फ्री CO। हाँ, यहां पे एक और लिख लीजिएगा, जो पीछे पड़ा उसको भी तो लिख लो, एक भूल रहे थे। यहां पे ये वाला तो फ्री CO है, उसके बाद यहां मेटल प्लस वाले में CO। जरा बताता हूं, कुछ नया नहीं है, जो बताया हूं वही है। -1 -2 और CO। देखो ये कौन सा था, प्लस वाला, +1 मतलब कहोगे सर ये तो +1 है, अब ये क्या करेगा, लेकिन ये इसके लिए क्या लिखाया है, जरा देखो, ये बॉर्डर लाइन है। यहां पे देखो ये लिखा ना, बॉर्डर लाइन है, ये डोनेट भी करता है, मतलब थोड़ी बहुत डोनेट करता है। तो क्या होगा, ये भेज तो रहा है अपना सिग्मा स्टार, मतलब सॉरी यहां से एंटी बॉन्डिंग वाला, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग, लेकिन अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन भी डाले तो कहां डालता है, हर बार बताता हूं,
प्योर एंटी बॉन्डिंग में मतलब दिया तो थोड़ा था और उसको लेना बहुत खतरनाक पड़ रहा है, क्योंकि हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा, इसीलिए ये इसके पीछे लाई करता है, ये इसके पीछे लाई करेगा। और सबसे पीछे तो ये वाले जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज या कुछ भी नहीं, क्योंकि वो भर भर के बैक डोनेशन करेंगे और म्यू सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से कम करेंगे। ये मैंने बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है याद करने के लिए। अब शायद ही कभी इस तरह का क्वेश्चन गलत होगा। फिर से सुन लीजिएगा, सीओ पॉजिटिव में कोई मेटल नहीं, उसने अपना इलेक्ट्रॉन आयनाइज किया, कुछ वापस नहीं लिया है। इसमें क्या है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर दिए लेकिन कंप्लीटली नहीं दिए। यहां ये जीत रहा, यहां तो दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सोचो, दोनों देने के बाद भी इससे पीछे क्यों है सर? क्योंकि यहां पर देने के बाद वापस भी आ जाते हैं। ये क्या है, एक तरह से एडक्ट की फॉर्मेशन है, एक तरह से इसी के पास रहेंगे। लेकिन इसमें क्या है, कंप्लीट आयनाइज हुआ, इसमें पार्शियल और उसके बाद फ्री वाला, और इसमें थोड़ी बहुत बैक डोनेशन, और इसमें भर भर के बैक डोनेशन जिनके ऊपर 0, -1, -2 एज वेल एज जो भी निगेटिव आयंस होंगे। समझ में आ गया होगा। तो यहां पे आपका देखोगे ये कैसा है, +2 वाला ये रहा, ये हमारा इसके साथ मैच कर रहा है, ये वाला इसके साथ, और ये वाला सबसे लास्ट है। सिर्फ और सिर्फ आपके ये दो ऑप्शन नहीं दिए थे, नहीं तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। दैट मीन्स अगर आप आंसर लगाने जाएंगे तो सीधे से टिक कर सकते हैं पहला वाला ये, ठीक है। चलिए, शायद ये समझ में आ गया होगा। फिर से एक नया क्वेश्चन है, बिल्कुल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से है, बहुत आसान सा है, बता दीजिए फटाफट। क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट सीओ। हाईएस्ट सीओ मैंने बताया था कहां हो सकता है कि मेटल के ऊपर +2 या उससे ज्यादा हो, तब वहां बैक डोनेशन नहीं होगी। दूसरा, अगर हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह सारी सेम हो जाए तब हम वो देखते हैं। लेकिन पहले क्या देखते हैं कि मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। अगर पॉजिटिव है तो सीओ की तो बल्ले बल्ले, क्योंकि बैक डोनेशन नहीं होगी, तो बैक डोनेशन नहीं होगी तो जो सीओ का बॉन्ड है वो बना रहेगा। लेकिन अगर निगेटिव चार्ज है या 0 पे है तो भर भर के बैक डोनेशन होगी। बैक डोनेशन होगी तो मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड बढ़ेगा और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा बेचारा। अब यहां पे जरा ध्यान से देखो, यहां ये निगेटिव में है और यहां 2 पॉजिटिव में है और यहां 3 पॉजिटिव में है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूं, यहां हाफनियम CO का होल 6 2 निगेटिव, ये न्यूट्रल स्टेट में है, ये 2 पॉजिटिव, यहां 3 पॉजिटिव। मैंने क्या कहा था, सबसे पहला काम, यहां तो और साइड लिगेंड भी नहीं है कि आप कुछ करो, मतलब सीधा सीधा इससे डील करना था और कुछ है ही नहीं। और यहां पे पूछा गया ना कि हाईएस्ट स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मतलब कि म्यू CO मैक्सिमम कब होगा, 1/2 πc √k/μ। मतलब जैसे ही ये हमारा क्या होगा, यहां पे म्यू वाला तो रोल ही नहीं है, यहां पे म्यू का रोल नहीं, रेड्यूस मास पूछा नहीं गया, कुछ मतलब चेंज आइसोटोप पूछा नहीं गया, ये सारी चीज कांस्टेंट है। ओवरऑल चीज इस पे डिपेंड करेगी, और इस पे डिपेंड करेगी तो क्या होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, बॉन्ड ऑर्डर पे, और बॉन्ड ऑर्डर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ। मतलब ये सिंपल बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड ऑर्डर जो भी बोल लो। अब इस जगह देखो इरिडियम दिया गया है, ये कहां कहां से है, ग्रुप ऐसे हैं, ये सारे 5D के हैं, ये होता है रोडियम और इरिडियम। अब देखिएगा, जो भी हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किससे पूछे गए हैं, सीधा सीधा 5D से पूछे गए हैं। मतलब यहां कोई रोल और किसी चीज का नहीं है। ये हमारा हाफनियम 2 निगेटिव में है, ये 0 में है, ये 2 पॉजिटिव में है, ये 3 पॉजिटिव में है। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, मेटल को, यहां 3 पॉजिटिव वाले की बात कर रहा हूं, मेटल यहां पे सीधा इरिडियम ही लिखते हैं, इरिडियम इधर से CO से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ले लेगा, लेकिन ये कभी इधर नहीं दे पाएगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये खुद ही हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इस तरह के केस में आपका आंसर D हो जाएगा। सीधा सीधा मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है वो डिटरमाइन कर देगी मेटल की म्यू CO स्ट्रेंथ, मतलब सॉरी कार्बोनिल की म्यू CO स्ट्रेंथ। ठीक है, ऑर्डर उल्टा हो जाएगा अगर बॉन्ड लेंथ पूछा जाता है तो। चलिए, ये आपको पता ही है कि यहां पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं उनकी अगर आपको स्लाइड्स लेनी है तो ऐप पे जाके 99 रुपीज में
परचेस कर सकते हो और यहाँ 499 में सीरीज आपको टेस्ट सीरीज दी जाती है, जिससे मैं तो यही कहूंगा अगर अभी 10 से 15 दिन बचे हैं आप जाके फुल लेंथ टेस्ट एटलीस्ट 3 दे दीजिए, तो आप अपने रियल टाइम पे एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो विज्ञान वृक्ष ऐप डाउनलोड करके 99 रुपीज में आप पीडीएफ अवेल कर सकते हो और 499 में आप वहां से टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। देखिएगा फिर से यहां पे हमारा सीधा सा क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, एक्सेप्टर टेंडेंसी से म्यूसियो। मैंने क्या बताया था कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाए एट दैट टाइम हम जाएंगे साइड लिगेंड्स पे, ऑक्सिलरी लिगेंड्स पे या स्पेक्टेटर लिगेंड्स पे। जरा यहां पे देखिएगा ये वाली मोइटी हमारी बिल्कुल सेम है दोनों के केस में। फिर हम वेरी कहां हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ साइड लिगेंड पे। साइड लिगेंड पे जरा देखिएगा ये क्या है, टर्सरी ब्यूटिल का होल थ्राइस और दूसरा है PF3 का PF3, अरे एक मिनट बस सीधा सीधा ये PF3 है, ठीक है। अब जरा देखिएगा ये, अब आपको पता है कि इन दोनों में पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी किसकी ज्यादा होती है, इसकी बेहद ज्यादा, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है इन दोनों के बीच में। और इसकी वजह से क्या होगा, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि पाई एक्सेप्टर जो होते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है म्यूसियो। ये फिर से लिख लो, नहीं लिखा था तो, क्योंकि वी नो दैट यहां पे पता है हमें कि म्यू इज इक्वल्स टू 1/2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन म्यू, ठीक है। तो बैक डोनेशन मेटल, यहां पे मेटल होगा, मेटल के साथ यहां सीओ होगा और यहां कोई भी लिगेंड होगा। अगर ये डोनेट ही नहीं करेगा, मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी नहीं, मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी नहीं, तो मेटल इधर बैक डोनेशन कम करेगा, बैक डोनेशन कम करेगा तो जो उसका बॉन्ड ऑर्डर है एक्चुअल में मेंटेन रहेगा तो के की वैल्यू बढ़ेगी, के की वैल्यू बढ़ेगी तो यहां पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ये सब आप ऑलरेडी पता कर चुके हैं। तो यहां पे ये पाई एक्सेप्टर है तो ये मेटल को तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा ना, मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी तो डोनेशन कम होगा। इसीलिए मतलब सीधा सीधा जिसमें पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी ज्यादा हो, मतलब बी वाले में ज्यादा थी, तो आपका आंसर बी ही हो जाएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा शायद से। यहां पे बहुत आसानी से क्वेश्चन आपके हो रहे थे, ये रहा। अब यहां पे फिर देखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि जब बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्वेश्चन, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ का है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका जब भी बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नहीं तो मैं बताने जा रहा हूं, 1 मिनट वीडियो पॉज करके आप खुद इसको सॉल्व करिए, 2 मिनट ले लीजिए और उसके बाद देखिए क्या आपका आंसर आया है और क्या मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। क्यों गलतियां कहां होती हैं, जब आप बॉन्ड लेंथ को जल्दबाजी में बॉन्ड स्ट्रेंथ से कंपेयर कर लेते हो। बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ का जस्ट इनवर्स रिलेशन है, हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था और आपको एक्सप्लेन भी किया था कि अगर किसी चीज, दो एटम्स के बीच में, दो बॉडीज के बीच में जितना स्ट्रेंथ लगाओगे तो उनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। उसी फंडे का यहां पे आपको इंप्लीमेंट करना था। देखिएगा यहां पे आपको क्या कॉमन देखने को मिल रहा है, मतलब किस चीज को कंपेयर करा रहा है, इसके लिए यहां पर आपका कॉमन पार्ट ये है, ठीक है। उसके साथ में अगर मैं मोर अच्छे से इसको बेटर से बोलूं तो यहां पे कॉमन पार्ट अगर आपको देखने को मिल रहा है, ये कुछ ये आपका कॉमन पार्ट है, ठीक है। यहां पे आपका ये कॉमन पार्ट है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका कॉमन पार्ट हो गया। इसमें से तो कोई वेरिएशन आने वाला है नहीं, वेरिएशन अब आपके साइड एटम पे आएगा। ध्यान से देखिएगा, ये नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन क्या करता है, भर भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के पाई स्टार, मतलब मेटल के डी सबसेल में देता है, बैक डोनेशन करेगा। यहां क्या है, PH3, यहां PPH3 नहीं है, PH3 है। PH3 क्या है, मतलब यहां पे डोनेशन ही होगी खाली, और सिग्मा स्टार में बहुत कम, मतलब बहुत ही ज्यादा पीछे आएगा एक्सेप्टर टेंडेंसी ने। ये हो गया। अब यहां CO है, CO क्या है, एक स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर है, और अगर इसको देखोगे तो यहां पे थोड़ा बहुत सिग्मा स्टार लिख सकते हो, बहुत वीक होगा, लेकिन ये तो सबसे ज्यादा है। ये कैसा है, ये हमारा पाई एक्सेप्टर दिख रहा है, ठीक है। ये कैसा दिख रहा है, ये हमारा सिग्मा डोनर दिख रहा है सिंपली, और इसको यहां पे वीक सिग्मा स्टार एक्सेप्टर, पाई एक्सेप्टर ही है, सिग्मा स्टार एक्सेप्टर कुछ नहीं होता है, यहां पे पाई स्टार, वीक पाई स्टार लिखेंगे, वीक, क्योंकि सिग्मा स्टार में वीक
पाई स्टार। क्यों? क्योंकि ले कहां पे रहा? एक्सेप्टर टेंडेंसी इसकी पाई स्टार में है, पाई एक्सेप्टर बोल रहे हैं और पाई के ऊपर स्टार नहीं लगाते हैं, पाई एक्सेप्टर खाली लिखते हैं। यहां पाई एक्सेप्टर और एक्सेप्ट कहां कर रहा है? पाई स्टार में, और यहां पे पाई में कौन से? ये। अब देखिएगा सबसे ज्यादा तो इसकी रहती है, हमको पता है पाई एक्सेप्टर वालों की सबसे ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू सेकंड है हमारा डोनर वाला, सेकंड है हमारा सिग्मा डोनर। अब देखिएगा ये हो गया, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब इसमें भी देखिए, इसमें दो हैं, एक है स्ट्रॉन्ग, एक है वीक। अब देखिएगा स्ट्रॉन्ग वाला खूब ढेर सारी मेटल्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास ले लेगा, अपने पास ले लेगा तो उस समय मेटल के पास कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचेगी नहीं, खाली कर देगा, तो मेटल बैक डोनेट नहीं कर पाएगा। मेटल बैक डोनेट जितना कम करेगा तो सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। अगर यहां हम म्यू सीओ के लिए बात करें तो यहां पे ऑर्डर क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर की सबसे ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहां वीक पाई एक्सेप्टर की, और सबसे कम किसकी हो जाएगी? सिग्मा डोनर वाले की। जरा देखो ये क्यों है? यहां पे किसके लिए पूछा था? सीआर, मतलब मेटल, और इसके लिए पूछी है। देखो ऑर्डर गलत कर दिया ना। देखिएगा ये मैंने ऑर्डर किसके लिए किया है, ध्यान से देखिएगा, ये सीओ के लिए है। ये किसके लिए कर रहा हूं? सीओ के लिए। लेकिन इस बार उसने सीओ नहीं पूछा है, सीआरसी पूछा है, मतलब मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ। अब इसी ऑर्डर को जस्ट हमको किसके लिए लिखना पड़ेगा? यहां म्यू एमसी के लिए, या मोर प्रिसाइज हमको क्रोमियम दिया है तो क्रोमियम सी लिखो। अब देखो क्या है, जो जितना अच्छा देगा मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो मेटल उतना ज्यादा इस इलेक्ट्रॉन में यहां शिफ्ट करेगा, तो यहां का बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। म्यूसीओ तो घटेगी लेकिन मेटल और कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यही वाला ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। जब मैंने आज आपको क्वेश्चन कराना नहीं शुरू किया था, उससे पहले एक्सप्लेन कर रहा था, तो ये चीज मैंने बताई थी कि जो सीओ की स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है उसी को जस्ट उल्टा करके मेटल और कार्बन की स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर आएगा। ये लीजिए, सबसे कम हमारा स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर पीछे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया है, मेटल से पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रखी है, और उसकी वजह से क्या होगा कि मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही नहीं होगी इस वाले में, तो ये डोनेट नहीं करेगा। तो ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, इसने सबसे ज्यादा डोनेट किया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हुई? बढ़ गई। और बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर खींचने की टेंडेंसी क्या है, एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन लगाने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। ये ऑर्डर किसका है? देखो ये हमारा है बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, और इसी का उल्टा क्या होता है? इसी का जस्ट रिवर्स होता है 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ। दैट मींस जिसने सबसे कम इधर डोनेट किया होगा तो वो आगे भी डोनेट नहीं कर पाएगा, और डोनेट नहीं कर पाएगा तो उन दोनों चीजों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ज्यादा होगी। इसलिए सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी? यहां पे मैं अगर बॉन्ड लेंथ की बात करूं, बॉन्ड लेंथ किसकी बात करूंगा? बॉन्ड लेंथ ऑफ सीआरसी। तो इस केस में सबसे ज्यादा किसकी होगी? आपका ए ऑप्शन ठीक बैठेगा। उसके बाद दूसरा कौन सा होगा? ये सी वाला होगा, और तीसरा वाला बी वाला होगा। ऐसा क्यों होगा? जरा देखो, ये इसने बहुत ज्यादा दी ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसने इसको बहुत ज्यादा बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ा दी। मान लो पहले सिग्मा था, डबल बनने लगा, डबल बनने लगा तो बॉन्ड डिस्टेंस कम हो जाएगी। इसलिए ये ऑप्शन सबसे पीछे चला जाएगा जहां पे आपका सी वाला हो। बी वाले की सबसे कम हो जाएगी। तो देखिएगा बी वाले की सबसे कम कहां दी है? ऊपर से देख लेते हैं, 81, 81 के बाद सबसे कम, और उसके बाद सी वाले की थोड़ी जा। ये आपका आंसर ए। वेरी गुड, पहला ही आंसर आपके सामने बैठा था 81। देखिए बी वाले की सबसे कम दिख रही है 1.816 आर्मस्ट्रॉन्ग, फिर उससे थोड़ी ज्यादा किसकी है? सी वाले की 1.839 आर्मस्ट्रॉन्ग, और सबसे ज्यादा किसकी है? हमारे ए वाले की, वही है 1.909 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। बनाने को आप बहुत सारे कंक्लूजन बना सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं ज्यादा कंक्लूजन ज्यादा कंफ्यूजन। क्या? ज्यादा कंक्लूजन ज्यादा कंफ्यूजन। क्यों? क्योंकि आप चीजों को एक जनरलाइज वे में नहीं करते जाओगे, तो इसीलिए आप बेसिक फंडामेंटल याद रखो, उसी की तरफ चले जाओ, भले ही 1 मिनट आपको ज्यादा लग जाए। फिर मैं कह रहा हूं क्वेश्चन आसान आएगा, सिर्फ आपको समझना है।
यहां पे क्या है, इन द करेक्ट ऑर्डर दे आर इंक्रीजिंग नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ फॉर द फॉलोइंग डाई नाइट्रोजन। फिर से गजब का क्वेश्चन, बेहतरीन का क्वेश्चन। फिर से यहां पे किस चीज के लिए पूछा है, बॉन्ड लेंथ पूछी गई है, लेकिन इस बार फिर से मेटल और लिगेंड की नहीं पूछी गई है, उसी लिगेंड की बॉन्ड लेंथ क्या हो गई। जैसे हम बात करते हैं ना CO की बॉन्ड, जो बॉन्ड इधर मेटल से क्या होता है, मेटल से अगर बैक डोनेशन होती है तो ये बॉन्ड ऑर्डर इसका डिक्रीज हो जाता है और हम कुछ इसको इस टाइप में दिखाते हैं। सिमिलरली यहां पे क्या है, एक्चुअल में कार्बन को हटा के मेटल है, नाइट्रोजन है, ये स्पीसीज है। अगर इसने डोनेशन गजब की कर दी तो बॉन्ड टूट के इधर चला जाएगा और आपको कुछ इस तरह की ये स्पीसीज बनते हुए दिखेगी। तो यहां पे क्या हुआ है, देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ यहां क्या हुई है, कम हुई है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, यहां 3 बॉन्ड बने थे, मतलब 1 2 और 3 हाथ मान लीजिए। तो इसकी वजह से 2 नाइट्रोजन के बीच में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बॉन्ड लेंथ यहां क्या थी, यहां बॉन्ड लेंथ मिनिमम थी, मान लो सबसे कम थी। लेकिन जैसे ही ये बॉन्ड टूटा, हमने 3 हाथ से 2 ये हो गए, एक और मान लीजिए, एक हाथ किसी ने काट दिया, मान लो 2 ही बचे अब ऐसे। तो इस वाले में क्या होगा, हम किसी चीज को कम खींच पाएंगे, तो ये जो हो जाएगी, ये स्टेट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, जब यहां पे बैक डोनेशन ज्यादा हो रही होगी। ट्रिपल बॉन्ड में कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये यहां पे डोनेशन ही नहीं हो रही हो। लेकिन ये कौन सी स्पीसीज है, जब हमने खूब डोनेशन कराई थी। ये यही आपको फंडा इस पे लगा देना है। अब देखिए यहां पे लिगेंड्स दिए थे कि इस केस में द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग NN बॉन्ड लेंथ, और आपको कुछ लिगेंड दिए थे। फिर से वही पाई एक्सेप्टर का ऑर्डर लगा दो बच्चों, पाई एक्सेप्टर सीरीज का ऑर्डर। अब यहां पे PF3 दिया है तो सबसे पहले लगा लीजिए हाई, और उसके बाद फिर आपका ये हो जाएगा POME का होल थ्राइस। याद रखिएगा, अगर POAR या POPH3 होता तो वो इससे पहले होता, लेकिन वो है नहीं, तो हमारा ये हो जाएगा। और इन दोनों में कौन होगा, यहां पे PH3, क्योंकि ये एरोमेटिक होता है, थोड़ा बहुत कम खींचेगा। और उसके बाद इधर आपका सबसे लीस्ट PME3 हो जाएगा। टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड नहीं है यहां पे, सॉरी टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप नहीं है, नहीं तो वो इसके भी पीछे चला जाता, आपको भी पता है, ठीक है। तो जितने हैं हमने उसको अरेंज किया है। अब देखिए यहां क्या है, पाई एक्सेप्टर सबसे ज्यादा है, तो ये क्या है, L क्या करेगा, L सिर्फ हम इतने को ही ले लेते हैं, मेटल L N N। अब देखिए ये वाला क्या करेगा, ये वाला बिल्कुल डोनेट ही नहीं करेगा, बिल्कुल डोनेट नहीं करेगा, तो ये इसको नहीं डोनेट कर पाएगा, ये इसको डोनेट नहीं कर पाएगा, तो ये एज सच रिटेन रहेगा। रिटेन रहेगा मतलब यहां पे ट्रिपल बॉन्ड बना रहेगा। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो मिनिमम बॉन्ड लेंथ होगी, क्या होगी, बॉन्ड लेंथ मिनिमम इसके केस में हो जाएगी। अब देखो दूसरा, अब यहां पे इस वाले लिगेंड को ले लो, ये सबसे कम पाई एक्सेप्टर है, मतलब ये खुद क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा मेटल से। तो यहां पे क्या होगा, इसके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। देखिए सिग्मा से तो इसने भी दिया है, सिग्मा से इसने दिया है, लेकिन इसने पाई एक्स स्टार से इसके मेटल के सारे इलेक्ट्रॉन खींच लिए थे अपने में। लेकिन इस जगह क्या होगा, जो नीचे वाला हमारा PME3 वाला लिगेंड है, वो क्या करेगा, उतनी उसकी टेंडेंसी नहीं है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे बची है वो अपने पास पूरी तरीके से खींच पाए, थोड़ी बहुत खींच लेगा सिग्मा स्टार में। वीक सिग्मा स्टार है, मतलब वीक पाई एक्सेप्टर है, तो उस केस में यहां थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब इनमें सबसे ज्यादा इसी के पास ऐसा है कि ये बिल्कुल कम खींच पा रहा है, बिल्कुल कम खींच पा रहा है। तो इन चारों के केस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे जब L ये होगा तब होगा। तो ये क्या करेगा, भर भर के इसके पाई स्टार वाली जो ऑर्बिटल है ना, जब अभी दिखाई थे CO में, बिल्कुल डिट्टो वही होगी, इसमें डोनेट करेगा, इसमें डोनेट करेगा। तो ये जा कह रहा पाई स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग, और ये बॉन्ड तोड़ो और यहां पे एक्चुअली स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बना दोगे, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इस तरह का जैसे ही स्ट्रक्चर बना तो हुआ, तो देखिएगा N और N के बीच में क्या हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर हमारा जो पहले 3 बॉन्ड थे 2 ही बचे, मतलब यहां मैक्सिमम हमारा हो जाएगा बॉन्ड लेंथ जो है N की, ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे PME3 में मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ जहां आपको देखने को मिल रही हो, देखिएगा PME3 यहां पे बॉन्ड लेंथ ये तो कट जाएगा और ये हो जाएगा, मतलब ये 3 हो सकते हैं, PF3 और PME3। PF3 सबसे पीछे, ये रहा आपका ऑप्शन A।
बताइए क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे कैसी है बॉन्ड लेंथ मिनिमम, जब हमारा कौन सा था, इसको हमने कंसीडर किया था इधर से, और ये वाला केस कौन सा है, जब हमने इसको कंसीडर किया है। ये सिंपल सी चीज थी। आपका ऑप्शन ए था। बताइए, आपको थोड़ा और जल्दी करना है, आपको समझाना, इसलिए मैं आपको इस तरह अरेंज करके सारी बताता हूं। नहीं तो एक बार दिमाग में क्लिक हो, क्वेश्चन दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। वैसे चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए है। इसमें पूछा गया है कि कौन से प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, और मैं आपको बता देता हूं ये थोड़ा सा आपको एमसीक्यू नहीं एमएसक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, जिससे आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांस थोड़े से कम हो जाए। बताइए, फटाफट चलिए देखते हैं। यहां क्या है, FeCO का होल 4 2 नेगेटिव। ये कब कैसे बनता है, कहां से बनता है? जब आप कार्बिन वगैरह पढ़ते हैं और क्लास में ऑर्गेनोमेटेलिक्स पढ़ाया है, तो वहां से अगर जब आप देखोगे जाके ना, तो इसकी फॉर्मेशन की, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलमैन्स रिएजेंट। कॉलमैन्स रिएजेंट, ठीक है। और इसी को ही हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ा था। कहां पे पढ़ा था? कन्वर्टेड D10 सिस्टम में, जो कि परफेक्ट जियोमेट्री पूछता है, तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल आता है किसी भी कन्वर्टेड D10 सिस्टम में। 8 खुद के इलेक्ट्रॉन और यहां पे SD पेयरिंग हो जाती है। और ये सारी कहानी अब नहीं पढ़ेंगे, बस सिंपली ये आपके साथ दिया गया है। देखिए, निगेटिव चार्ज दिया गया है, इसी निगेटिव चार्ज का सीधा सीधे इसके ऊपर अटैक करा दो और I हमारा बाहर चला जाएगा। यहां MEI की जगह आपको कुछ और भी एल्काइलेटिंग एजेंट दे सकता है, मतलब सिर्फ यही नहीं, और भी दे सकता है, जहां पे Me के साथ आपको इस तरह के ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। तो यहां पे ये एल्काइलेटिंग एजेंट का काम करेगा, और ये निगेटिव चार्ज जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगा, दो में से एक ही करेगा। एक करेगा तो आपका कुछ स्पीसीज जो बन गई है, ये सामने ऐसे ही दिखेगी, ठीक है। एक Me जुड़ गया है, और साथ में यहां पे CO4 तो थे ही। अब दो में से हमारे एक निगेटिव चार्ज ने रिएक्शन की, तो निगेटिव चार्ज हो गया। अब यहां पे CO डाला गया है, तो देखिएगा जब ये स्पीसीज बनाओगे ना, तो कुछ आपका यहां पे FeCO CO 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 और ये Me है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास में आएगा, तब मैं बताऊंगा। यहां पे माइग्रेटरी इंसर्शन टाइप की रिएक्शन होती है जब CO प्रेजेंट हो। तो इस तरह में क्या करता है, ये हमारा ये क्या करेगा, माइग्रेट कर जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए यहां पे इस तरह, अगर एक मिनट समझे, इसको हल्का सा अरेंज कर देता हूं। यहां पे Fe डबल बॉन्ड CO, ये तो एग्जिस्ट ही करता है ऐसे ही ना, 1 2 3, यहां पे CO CO CO। अब देखिए, ये हमारा Me ग्रुप है और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर निगेटिव चार्ज। इस समय ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, माइग्रेट करेगी, और ये खुल जाएगा, और ओवरऑल आपको क्या देखने को मिलेगा, वही FeCO का होल थ्राइस। अब देखिएगा, जैसे ही इसके ऊपर माइग्रेट करेगा ना, तो क्या होगा, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन के बाद यहां पे एक तरह से क्या हो जाएगी, वैकेंसी आ जाएगी। और यहां क्या लिखा था, CO का हाई प्रेशर, जो वैकेंसी क्रिएट हुई है उसके ऊपर तुरंत वहां पे CO अटैक कर देगा, तो यहां CO4 हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 तो ये, और एक CO यहां से आ जाएगा उसी वैकेंसी में, और साथ ही में FeCO और Me, ठीक है। और इसके ऊपर जो चार्ज हमारा है वो एज सच मेंटेन रहेगा, क्योंकि माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन में आप देखोगे, जैसे ऑक्सीडेटिव पढ़ेंगे, रिडक्टिव पढ़ेंगे, उनमें यही सारी चीजें पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितने से चेंज होगी, कितने से कम होगी, कितने से ज्यादा होगी। यहां पे एज सच मेंटेन रहेगी। अगला स्टेप जो है, बहुत मतलब कहोगे सर बिल्कुल सही चल रही रिएक्शन, प्रॉब्लम कहां पे आ गई, जब O2 की प्रेजेंस में H+ डालते हो ना, तो ऑक्सीडेशन होकर यहां पे कुछ और नहीं, आपका मेजर जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो यार एसिड बनेगा। क्या बनेगा, वो एसिड बनेगा। लेकिन जरा ऊपर देखिए, ये हमारा क्या है, एसिड बन गया, लेकिन यहां पे हमें अल्कोहल दिया था, इसीलिए हमारा पहला जो है गलत हो जाएगा। यहां तक तो बहुत बेहतरीन चल रही थी, लेकिन आखिरी में उसने ऑक्सीडेशन के समय क्या किया है, यहां पे एसिड ना अल्कोहल बना दिया। और आपको भी पता है हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हमारी अल्कोहल होती है इन सब में। देखिए ये वाला बहुत बेसिक है, यहीं पे देख लेते हैं इसको भी शॉर्ट में। FeCO का होल 5 है, जब भी बनाओगे तो कुछ इसकी रिएक्शन ऐसे जाएगी, Fe का डबल बॉन्ड यहां पे ये, ठीक है, CO का होल 4, और NaBH4 है। NaBH4 सीधा सीधा मतलब कहने का मतलब होता है हाइड्राइड डोनर होता है, आपको पता है, ठीक है। यहां से आपका H निगेटिव आएगा, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब यहां पे ओपनिंग हो गई, तो यहां पे कुछ बनेगा, FeCO का होल 4 एज सच मेंटेन रहेगा, यहां पे डबल बॉन्ड और O निगेटिव,
और साथ में आपका ये H हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये क्या करेगा, ये आगे चलेगा, ये इसके Fe के ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे CO का होल 4 Fe निगेटिव, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और H। यहां से फिर क्या होगा, ये इसको इधर से पकड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्दर इधर मूव होगी और ये इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब आपको यहां पे Fe CO का होल 4, और ये देखिए मेटल ने इसको पकड़ लिया है तो सीधा H, और मेटल ने एक बॉन्ड तोड़ा और एक यहां पे हट गया और ओवरऑल वही नेगेटिव चार्ज मेंटेन रहेगा। देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी है तो चार्ज खत्म हो गया, लेकिन इधर से ले ली है तो यहां पे आपका फिर से नेगेटिव चेंज मेंटेन हो गया। फिर यहां CO में क्या है, एक इधर से दिया एक इधर से दिया और आपको यहां पे CO का रिलीज, CO गैस निकल जाएगी, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब पहला बिल्कुल सही दिया गया था, ठीक है, यही आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहां पे FeCO5 NaOH के साथ जब देखोगे तो यहां पे क्या बनाएगा, यहां पे अगर आप देखोगे तो Fe डबल बॉन्ड CO और यहां पे CO का होल 4, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बोलते हैं। तो यहां पे NaOH है, OH है तो आपको पता है निगेटिव देगा, और यहां पे फिर से वही डेल्टा पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये ओपन होगा तो यहां पे CO का ये हो जाएगा O निगेटिव, यहां पे OH हो जाएगा, और जैसे ही ये OH हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे फिर से मेटल पे, और स्पीसीज बनेगी CO का होल 4 Fe सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, O और H, और यहां कंप्लीट निगेटिव। अब आपको पता है ये कौन सी पोजीशन है, अल्फा, और ये कौन सी है, अल्फा, ये है बीटा, और ये है बीटा का हाइड्रोजन, और इसी को हम कहते हैं बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन। यहां से आपका बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन, एक मिनट, ये इधर से पकड़ेगा, ये इधर हो जाएगा, हाँ बिल्कुल इस तरह का कुछ बनेगा। यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, CO का होल 4 Fe, और साथ में आपका क्या हो गया, H आ गया, यहां जुड़ गया, निगेटिव चार्ज एज सच, और साथ ही साथ में आपका CO2 गैस का इवोल्यूशन हो जाएगा। क्या यही हमारा प्रोडक्ट था? यस, बिल्कुल यही था, समझ में आ गया। देखिए ये दिया है, अगर उसमें फर्दर NaOH का यूज किया होता तो क्या होता, हमें पता है ना H है, H मतलब यहां किसमें, हाइड्राइड फॉर्म में है, OH हमारा ये है, और उसके बाद यहां से क्या करेगा, मेटल के खींच लेगा और H प्लस की फॉर्म में निकलेगा, और OH क्या है, बेस है, मतलब वो सिंपली बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन। यहां पे प्रोटॉन इसमें नहीं प्रेजेंट था तो इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक अटैक किया, लेकिन यहां प्रोटॉन प्रेजेंट दिखता है। जैसे ही यहां से आपका प्रोटॉन निकलेगा तो यहां पे अगर मान लीजिए सेकंड स्टेप में भी दिया होता तो आपका यहां पे वही कॉलमैन्स रिएजेंट बनता हुआ दिख जाता, और यहां पे 2 निगेटिव हो जाता, जिसको कन्वर्टेड D10 सिस्टम के साथ अभी देख रहे थे। अगर ये स्टेप दिया होता तो, लेकिन एक NaOH मेंशन था और इसी स्टेज पे रिएक्शन रोक दी, MSQ आंसर था, तो आपका ये भी हो जाएगा। अब फिर यहां पे आता है, ये आगे चल के पढ़ेंगे, ऑक्सीडेटिव एडिशन। यहां पे 2 तरीके के हमारे सबस्ट्रेट होते हैं, एक होते हैं इंटैक्ट, और उसके बाद हमारे यहां पे देखिएगा H2 है, वहां पे हम लोग बताएंगे वहां पे कैसे होता है। 2 तरीके से सिंपली आप जान लो कि O2 और H2 और इस तरह के जो भी होते हैं ना, ये सिस एडिशन देते हैं। ट्रांस एडिशन में जो पोलर वगैरह वाले होते हैं उनकी सारी की बात करेंगे, इंटैक्ट सबस्ट्रेट और इनके बिहाफ पे। और यहां पे सिंपली आप ये समझ लो भी एक लाइन में कि इनका जो ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है वो सिस में होता है, लेकिन यहां ट्रांस में कर रखा था, इसलिए आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। और शायद आप में से सारे बच्चे समझ गए होंगे कैसे पूरा चलना है। तो यहां पे ऑप्शन आपका B और C था। चलिए फिर नया क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग। अभी कितने क्वेश्चन बचे अपने? ओ माय गॉड, बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, थोड़ा जल्दी से करते हैं। चलिए यहां पे देखिएगा, यहां पे क्वेश्चन एक दिया गया है ये, और उसके बाद NaHD डाला गया है, और फिर Br2 और LiLH4। अब देखिएगा इस तरह के कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करने से पहले मैं बता देता हूं, यहां पे जब भी आप देखते हो ना, कोई भी मेटल हो और उसका कार्बोनिल हो, ठीक है, तो यहां पे अगर हमारा NaHD डाला जाता है, आपको पता है मेटल है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो यहां पे MCO X-1 मतलब एक CO निकल के, अब एक CO जाएगा तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कितने से आएगी, 2 की, तो ये हो सकता है। और उसके बाद भी अगर ये नहीं मान रहा है, मतलब ये तो हमारा क्या है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन अगर इसी के साथ उसने फर्दर यहां पे सोडियम Hg और HMPA डाल दिया, मतलब एक तरह से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कंडीशन दे दी, तो उस समय आपका एक और CO निकल जाएगा और उसके बाद आपका 4 निगेटिव हो जाएगा। ये आपको समझना है। यहां पे आप ये भी लिख सकते हो, ये
यहां पे मेंशन कर सकते हो कि यहां पे जेड ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, और ये Z-2 हो जाएगा पहले, और यहां Z-4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा एक चीज ट्रिक बता देता हूं, सीधा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे इवन नंबर के मेटल होते हैं ना, इवन नंबर के मेटल की जो ऑक्सीडेशन इंक्रीज होती ना, वो भी इवन होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे जो है इलेक्ट्रॉन, सीधा बोलो, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज इन इवन। और जो ऑड वाले मेटल्स होंगे, ऑड नंबर के मेटल्स होते हैं, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है वो ऑड ही में होगी। बेस्ट एग्जांपल देता हूं एक, ठीक है, FeCO का होल 5, जब इसके ऊपर आप NaHg डालते हो तो इस समय ये सबसे पहले कन्वर्ट होता है FeCO का होल 4 और 2 निगेटिव में, जो कि आपका कॉलमैन रिएजेंट है। अगर आप इसका फर्दर रिडक्शन, मतलब यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करोगे स्ट्रॉन्ग वाले HMPA का, तो 4 निगेटिव में भी कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने MnCO के होल 5 में ये किया है, ठीक है, तो अगर इसके ऊपर निगेटिव चार्ज मेंशन है तो ठीक है, नहीं तो मान लीजिए ये ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। और यहां पे आपने NaHg का वो यूज किया है ना, यहां पे 1 मिनट रुकिएगा, हाँ 1 मिनट, यहां पे MnCO का होल 5 हो जाएगा, या सॉरी होल थ्राइस हो जाएगा। क्यों होल थ्राइस हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि ओवरऑल निगेटिव चार्ज बताना है, निगेटिव चार्ज बना, CO आप हटा दोगे एक, यहां से भी एक CO हटाओगे, आपको मेटल इवन वाले में क्या करना है, इवन नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज रखना है, और इस वाले के ऊपर ऑड वाले के ऊपर ऑड वाला रखना है। सिंपल सा ये फंडा अप्लाई करना है। इसके साथ में 1 मिनट में और एक चीज देख लेता हूं, 1 मिनट, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। MnCO का फोल 3 निगेटिव, कोई नहीं, ठीक है। मैं कुछ कंफर्म कर रहा था एक चीज, बस सही है वो, बस मैं ये देख रहा था इसमें कि MnCO निगेटिव अगर मान लीजिए Mn में फॉर्म में दिया है ना CO5, तो भी वही चीज है कि मतलब कभी डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसका मतलब यही है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट होगा। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर देखिए ऑड मेटल था, क्योंकि इसका ये क्या होता है, ये 7 होता है, आपको पता है, मतलब सॉरी चलिए 5, अगर D5 कॉन्फ़िगरेशन में देखोगे तो 5 D5 कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसकी D6 होती है, बस इतना बताना है, ठीक है। D5 चाहे पूरे हैंग हो गया है तो चाहे पूरे से देख लीजिए चाहे इलेक्ट्रॉन से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना बताना था। और क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पे क्या दिया गया है, CP का एक कॉम्प्लेक्स दिया गया, देखिएगा यहां पे Fe का कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले एक बार कॉम्प्लेक्स ड्रॉ करोगे आप, जब ये कुछ ऐसे होता है, देखिएगा CP मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि अभी बहुत सारी चीज दिखानी पड़ेगी। अब एक चीज याद रखिएगा, कई बच्चों ने कमेंट करके पूछा था सर एग्जाम्पल बताइए, तो ये वही एग्जाम्पल है जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको CO इधर इधर लगाओगे ना तब भी इसका 18 इलेक्ट्रॉन रूल कंप्लीट होगा और आपको क्या होगा, ये एक्चुअली में ऐसे ही एग्जिस्ट, मैंने कहा था ना कुछ एग्जांपल हैं, तो कुछ आपको लास्ट क्लास में दिया था, उन्हीं में से वन ऑफ द मोस्ट एग्जांपल मतलब इंपॉर्टेंट है। इसमें वो हो सकता है ये स्पीसीज लिखा होता और सीधा सीधा ये पूछ लेता नंबर ऑफ ब्रिजिंग CO यहां पे है कि नहीं, अब ब्रिजिंग एटम बता दीजिए कितने हैं, कौन सा है, कितने लिगेंड है, मतलब ये सारी इसी स्ट्रक्चर से पूछ सकता है। तो ये देखिए यहां पे आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं, यहां पे सिर्फ और आपको दिया गया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया गया है, उससे आपको स्ट्रक्चर इलुसिडेट करना, ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। NaHg क्या कहता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, जो भी मेटल हो उसको सिमेट्रिकली बिक कर दो। जब मेटल होता है मतलब Fe अपने 2 तरीके से लिगेंड होते हैं, देखिएगा, एक जब हम OMC पढ़ते हैं होमो कार्बोनिल में होमोलेप्टिक बोलते हैं और एक को हेट्रोलेप्टिक, ठीक है, लेप्टिक मतलब लिगेंड। ये कैसा होगा, MCO का होल X मतलब खाली खाली कार्बोनिल हो। ये वाले कौन सा मेटल कार्बोनिल होंगे, मेटल कार्बोनिल 2 तरह के होते हैं। ये वाले कौन से होंगे, मेटल के साथ 1 कार्बोनिल 2 कार्बोनिल कुछ हो, लेकिन साथ ही साथ में यहां पे दूसरा कोई एल लिगेंड हो, PPS3 लगा दो, वाटर लगा दो, अमोनिया लगा दो, कुछ भी कर दो, मतलब अदर देन कार्बोनिल होगा तो हेट्रोलेप्टिक होगा। यहां पे आपका क्या है, डाइमर की फॉर्म में है, तो इसको यहां पे होमोलिटिकली क्लीव करेंगे तो आप देखोगे क्या बनेगा, FeCO CpCO
और जैसे ही मेटल मेटल बॉन्ड, एक मेटल बॉन्ड कितने से बनता है, 2 से बनता है, तो यहां पे एक मेटल बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसको, एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दोगे, मतलब बराबरी का सौदा हो जाएगा। फिर यहां पे आपने क्या यूज किया था, Br को यूज किया था, Br2 आपको पता है डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे MEI का यूज किया था, तो यहां से ये बाहर होगा और सीधा आपको स्पीसीज मिलेगी Fe Cp CO CO और यहां Br। उसके बाद क्या यूज किया है, LiAlH4, आपको पता है यहां से Br निकल जाएगा और सीधा सीधा मेटल का हाइड्राइड बन जाएगा कुछ ऐसे, CO CO और इस बार Cp को हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बता रहा हूं। देखिएगा ये क्या है, आपका फाइनल प्रोडक्ट ये आ गया, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आ गया। देखिएगा यहां पे क्या हुआ है, अब इसके करस्पॉन्डिंग आप ऑप्शन देखिएगा, यहां पूछा गया है फॉर eta5 Cp का होल ट्वाइस दिस कॉम्प्लेक्स IR बैंड शोज एट इतने। यहां आप सोचोगे कि 3 Cp किस तरह हो सकते हैं, याद रखिएगा जब भी हम फ्री CO की बात करते हैं, ये कौन सा है, यहां पे लिखिएगा फ्री CO। जब फ्री CO की बात करेंगे तो ये हमेशा एक मिनट, फ्री CO, इसकी म्यू स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 2143 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड यूज होता है टर्मिनल CO, टर्मिनल मतलब सीधा मेटल से, ये देखिए मेटल और साइड में जुड़ा है, कोई मतलब नहीं, टर्मिनल CO। तो यहां पे आपको देखने को मिलता है 1850 से लेके 2100 के बीच में, ठीक है, 2150 लिख लो। उसके बाद फिर क्या है, ब्रिजिंग, है ना, ब्रिजिंग या म्यूटू, अरे यार एक मिनट, इसी को ही हम लोग बोलते हैं म्यूटू ब्रिजिंग, मतलब ब्रिजिंग कहीं पे लिखा मिल जाए या म्यूटू लिख जाए, उसका मतलब है दो मेटल के बीच में आपको लिगेंड लगाया गया है, CO लगाया गया। ये क्या होता है, ये आपका 1750 से लेके 1850 के बीच में देखने को मिलेगा, और रेयरेस्ट केस में म्यू3 के केस में मिलेगा, जहां पर 1750 से भी कम वो स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी म्यू CO, मतलब 1750 से हो सकता है 1600 दी हो, 1720 दी हो, इस तरह ये आपकी कहानी चलती है मेटल कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज की। तो यहां पर से ये 1790 दिख रही है, 1790 मतलब कहीं ना कहीं म्यू2 ब्रिजिंग वाली दिख रही है, और आपको जो स्ट्रक्चर दिया गया ना, ये दिया गया था, तो यहां पर से ये वाली जो हमारी क्या होंगे, कार्बोनिल होंगे, इनका कौन कौन सा, ये म्यू2 के बीच में, और इन्हीं की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो बताई गई है वो 1790 है। अब कहोगे सर ये थोड़ा सा दिमाग चकरा रहा है कि यहां पर ये दो तरीके से क्यों दी गई हैं, तो जब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो तो वहां आपको पढ़ाया जाता है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, तो वहां पे बताया जाता है म्यू एसिमेट्रिक की सबसे ज्यादा होती है, फिर म्यू सिमेट्रिक की होती है, और वहां पे पढ़ाया जाता है फिर बाद में सबसे म्यू बेंडिंग की सबसे कम होती है। तो बेंडिंग का तो यहां लोचा ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक की बात करेंगे। तो यहां पर जो हमारे ये वाले है ना, ये टर्मिनल CO के लिए लिखी गई है, क्योंकि टर्मिनल CO के लिए कितनी होती है, 1850 से 2120-30 तक भी मिल जाएगी कभी कभी। तो यहां पे ये किसके लिए है, तो यहां पे सिमेट्रिक के करस्पॉन्डिंग 1962 और एसिमेट्रिक के करस्पॉन्डिंग 1942 देखने को मिलेगी, मतलब हमारा पहला ऑप्शन गजब का बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। फिर ए हैज ए स्ट्रॉन्ग IR बैंड एट, हाँ मतलब जो हमने ए बनाया है ये वाला, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ना, ये ए है, ये हमारा ए है, फिर Br2 वाला ये B है, और ये लास्ट वाला हमारा C है। तो यहां पे बोला गया ए हैज स्ट्रॉन्ग IR बैंडेड 1880 एंड 1330, तो मतलब यहां पे देख लो ये हमारे क्या है, टर्मिनल है, बिल्कुल सही बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये भी हमारा सही है सेकंड वाले ए के केस में। फिर है C हैज, ये जो प्रोडक्ट है C हैज 1H NMR कंसिस्टिंग ऑफ टू सिंगलेट्स ऑफ रिलेटिव इंटेंसिटीज 1:5 एट अप्रॉक्सीमेट -12 ppm एंड 5 ppm। तो याद रखिएगा जो भी हमारे Cp के ये होते हैं ना प्रोटॉन, तो इनकी 5 ppm 4.5 के से लेके 5.5 तक देखने को मिलती है, तो ये 5 ppm पे लाई करते हैं। और ये जो भाई साहब मेटल का हाइड्राइड है ये -12 ppm पे है। सिर्फ यही नहीं, कहीं पर भी आपको मेटल के हाइड्राइड्स देखने को मिल जाएंगे, डायरेक्टली लिंक देखने को मिलेगा, उसकी वैल्यू निगेटिव में ही होगी। रीजन क्या है, जब आप NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो तो वहां पे बताया जाता है जो मेटल के साथ में हाइड्राइड लिंक होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है तो ये क्या करता है, यहां पर शील्डिंग की फेनोमेना करता है। और आपको पता है कि जब शील्डिंग होती है तो यहां पे आपका जो स्पेक्ट्रा जनरेट होता है ना, तो ये आप इसको टीएमएस या स्टैंडर्ड मान के चलते हो 0। इस साइड बोलते हो डाउन फील्ड है, इस साइड आपका अप फील्ड है, इस साइड बोलते हो कि डी शील्डिंग है और इस साइड शील्डिंग है। मतलब एक रिलेटिवली फेनोमेना, तो जहां पे शील्डिंग ज्यादा होगी उसकी वैल्यू निगेटिव में जाएगी। मेटल तो भर भर के शील्डिंग करते हैं इसलिए एकदम निगेटिव में चली जाती है। ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी आप बता सकते थे। ये भी आपका ऑप्शन सही है। यहां पे पूछा था कि कौन सा आंसर सही है, तो आपका ये हो जाएगा। बताइए ये समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, मतलब हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहां पे भी देख लेते हैं फटाफट, बहुत टाइम हो गया है इसमें। देखिए फिर से उसी तरह का हमारा लिगेंड है, फिर से हमको ब्रेक करना है। मतलब इस बार हम सीधा लिख लेंगे इसको Fe, और ये जस्ट वही प्रीवियस वाला क्वेश्चन हमारा है। ये है Cp और तो कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, यहां पे निगेटिव चार्ज है क्योंकि Na है, क्योंकि मेटल मेटल बॉन्ड ब्रेक किया है। अब देखिए यहां पे ए स्पीसीज है, तो यही हमारी क्या है, ये ए स्पीसीज है। इसके बाद क्या है, यहां पर एक ए के बाद में क्या डाला गया है, यहां पे हमारा, यहां पे एलाइल ब्रोमाइड प्रेजेंट है, ये आएगा। फिर से वही निगेटिव चार्ज लीव करा दिया, ये Fe CO Cp, जैसे पिछली बार ब्रोमीन ऐड किया था सिंपली आपने इसको ऐड कर दिया है, ये बन गया। और देखिएगा जहां भी आपको OMC में HNu यूज कर रहा हो, दैट मींस वहां से फोटो कार्बोनिलेशन, मतलब एक तरह से कह लो कार्बोनिल ग्रुप का रिमूवल होता है। अब कहोगे क्यों होगा, तो जरा देखिएगा ये जो लिगेंड है ना, ये अभी eta1 टेंडेंसी में प्रेजेंट है, और इसकी मोर स्टेबल स्टेट कौन सी होगी, यहां से क्या होगा, जैसे ही ये करोगे तो यहां से एक CO बाहर लिख सकते हो, और यहां Fe, और ये आपका Cp फाइनल प्रोडक्ट में एक CO और दूसरा CO निकल गया है, और यहां पे स्पीसीज कुछ इस टाइप में बनती है जिसको eta3 बोलते हो। यहां पे इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन कितनी है, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 1 2 3 4 5, और Cp 5 5 5 10 10 8 18, 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। लेकिन जैसे ही HNu की डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, यहां पे डीकार्बोनिलेशन, तो डीकार्बोनिलेशन बोलते हैं, माइनस CO निकला, CO निकला मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आई। ये हमारा eta1 नहीं eta3 की हेप्टिसिटी में अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा, और जैसे ही कन्वर्ट करेगा इस स्पीसीज को हम कितना काउंट करेंगे, 3 3 2 5 5 5 10 10 8 18। फिर से हमारी ये स्टेट कंप्लीट हो गई। मतलब यहां ABC के आपको स्ट्रक्चर बनाने थे, तो ये आपका A है जहां पे निगेटिव आयन हो, ये तो पहले ही कट गया। और उसके बाद फाइनल में eta3 वाला स्पीसीज हो, मतलब ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि यहां पे eta3 सिर्फ इसमें है। अब देखिएगा यहां पे CO2H ये भी कट जाएगा, क्योंकि H का तो कहीं आ ही नहीं रहा है, ये कटेगा। क्योंकि देखिए अब मैच कर लेते हैं, Fe Cp eta5 में CO2 और निगेटिव बिल्कुल सही है। फिर यहां CO2 है, Cp है, और eta1 में बिल्कुल सही है, Cp3 और CO2 है बिल्कुल, और आखिरी में एक CO है, और ये हमारा है, और बिल्कुल बिल्कुल आंसर आपका B हो जाएगा सही, करेक्ट। चलिए द IR बैंड देखिएगा, IR बैंड में आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ती हैं। यहां पे वैसे एक होता है फैक आइसोमर, एक होता है फैक आइसोमर, कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ते हो, और दूसरा होता है मर, दूसरा होगा मर आइसोमर। यहां पे इनको दोनों को रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑल सिस लिगेंड प्रेजेंट, यहां पे जितने भी होंगे सारे के सारे लिगेंड सिस में होंगे, है ना। और यहां पे 1 लिगेंड ट्रांस, या ये बोल लो एक 180 डिग्री पे 180 डिग्री लिगेंड। इसकी पहचानने की मतलब मैं वो बता रहा हूं क्या है, आप ऐसे बता सकते हैं, ये लीजिए, ठीक है। ये फैक और मर आइसोमर का मैंने डिफरेंशिएशन बता दिया। आपको पूछा गया था फैक के लिए बताना है Ml3, ठीक है, फैक बनाना है। तो ये मेटल हो गया, मेटल के बाद में यहां पे ये लीजिए, ये कुछ ये, ठीक है, उसी के साथ
ठीक है। अब देखिएगा एल फैक आइसोमर कैसे बनेगा, ये वाला CO CO CO, इस स्टेज को कहते हैं फैक, ठीक है। ये वाला जब हमारा होगा इसी को फेसियल कहते हैं। बाद में अगर आप देखते हो तो इसको हम कुछ ऐसे करके दिखाते हैं और इसको बोलते हैं एक फेस पूरा है फेसियल, ठीक है। और जो मर बोलते हैं इसको मेरिडोनियल वाला बोलते हैं। और मेरिडोनियल वाला अगर आप बनाने जाओगे तो मैं सीधा सा बना देता हूं जल्दी से। ये आप एक लिगेंड को ट्रांसप्लेस कर दीजिए और आपका काम हो जाएगा। ये CO CO, एक CO और एक L, तो यहां पे कुछ ये इस टाइप का बनता दिखता है मेरिडोनियल, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर जब आप जाते हो तो सीधा याद कर लीजिएगा इसके जो नंबर ऑफ आइस वो मिलेंगे आपको 2 देखने को मिलेंगे। एनवायरमेंट के हिसाब से देख लीजिए चाहे जैसे। और इसमें जो होता है मेरिडोनियल वाले में, इसमें आपको 3 IR बैंड देखने को मिलते हैं, इसमें आपको 2 IR बैंड देखने को मिलते हैं। ये आपको शायद समझ में आ गया होगा, सीधा सीधा आपका आंसर था यहां से। फैक और आइसोमर जो बताया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी थोड़ा बहुत पार्ट देखेंगे, 1H का भी देख लिया है और IR का भी काफी कुछ देख लिया है। सॉल्ड स्टेट मैजिक एंगल स्पिनिंग 13 NMR स्पेक्ट्रम ऑफ द FeCO5। FeCO5 के लिए बात कर रहे हैं। FeCO5 की अगर आप जियोमेट्री देखने जाओगे तो ये हमारा कुछ ट्रायगोनल बाई पिरामिडल होती है, ठीक है। ये रहा ट्रायगोनल बाई पिरामिडल में आपको पता है 2 तरीके के बॉन्ड एंगल होते हैं, 2 तरीके की बॉन्ड लेंथ होती हैं। यहां पे अगर आप देखते हो तो इनको हम लोग जो एक्सियल वाले होते हैं, मतलब एक्सिस की साइड पे होते हैं, इन्हें हम लोग एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। और इसके अलावा ये एक्सियल हैं और ये वाले हमारे सारे इक्वेटोरियल हैं। तो जब भी हमारा टेम्परेचर जो है -26 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो यहां पे एक टर्म चलती है, आप जानते होंगे, फ्लक्सोनैलिटी। फ्लक्सोनैलिटी में होता क्या है, ये एक्सियल वाला इक्वेटोरियल में, इक्वेटोरियल वाला एक्सियल में, और ये ऐसे रैपिड एक्सचेंज होता रहता है। और वो भी रैपिड एक्सचेंज क्या, भयंकर रैपिड एक्सचेंज होता रहता है। इतनी तेज होता है कि जो हमारी NMR टाइम स्केल है ना वो डिटेक्ट नहीं कर पाती है और उनकी वजह से इन सबका एक तरह का सिग्नल आता है। आप कहोगे सर आप जब स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो, चाहे 1H की हो चाहे 13C की कोई भी हो, ध्यान से देखिएगा, जब इसका बॉन्ड लेंथ अलग अलग है, बॉन्ड एंगल अलग अलग है, इन्वायरमेंट अलग है, तो सिंपल सी बात है इसका स्पेक्ट्रा भी अलग होना चाहिए था। लेकिन ये इतनी फास्ट मूव कर रहे हैं ना कि कौन एक्सियल कौन इक्वेटोरियल स्पेक्ट्रोस्कोपी गेस नहीं कर पाती है। तो वहां पर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वहां पर हम लोग इसको बोलते हैं कि ये सिर्फ एक सिग्नल आएगा। लेकिन वही जब क्या करते हैं, यहां पे टेम्परेचर -118 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं, जो कि PF5 में क्या होता है -81 डिग्री। अलग अलग सैंपल्स का अलग अलग फ्रीजिंग पॉइंट होगा। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जहां पे इनकी फ्लक्सोनैलिटी स्टॉप हो जाए और जिस फॉर्म में दिख रहा है एक्चुअली इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करे, तो वो आपका इसके लिए -118 डिग्री है। PF5 के केस में -81 डिग्री सेल्सियस है। और यही जब आप कुछ मेटल के हाइड्राइड पढ़ने चले जाओगे तो उनका लगभग 60 डिग्री के आसपास होता है, जहां रिंग विजिंग रिंग इंटरचेंज होगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं। यहां पे ये देखोगे तो यहां पे क्या पूछा गया था कि ये इतना जब यहां फ्लक्सोनैलिटी रुक जाएगी तो इस समय रेशियो क्या होगा। सिंपल है, एक्सियल वाले 2 हैं तो इनके 2 और इनके 3 मिलेंगे, क्योंकि ऊपर वालों का इन्वायरमेंट सेम है, नीचे वालों का सेम है। और आपका आंसर सी हो जाएगा। बहुत आसान सा था, कुछ कठिन नहीं था इसमें, ठीक है। ये आप एक टेम्परेचर देख लीजिएगा थोड़ा, अगर याद हो जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाँ ये किससे है, देखिए कार्बीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि मैंने बताया था कि कार्बीन भी आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां पे होगा Cr CO का होल 5 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब देखिएगा सबसे पहले यहां पे क्या कराया गया है, टू फॉर्म एन आयन फेनाइल लिथियम, यहां PHLi का लिया गया है सॉल्ट, ये लीजिए, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, यहां डेल्टा निगेटिव, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये रहा, सॉरी पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पे कुछ ऐसे होगा, ये निगेटिव चार्ज आगे मूव करेगा तो यहां बनेगा CO का होल 5 Cr सिंगल बॉन्ड सॉरी डबल बॉन्ड O निगेटिव, और उसके बाद यहां आपका आ जाएगा PH, और PH के बाद विच फर्दर ऑन मिथाइल आयोडाइड। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। यहां पे होगा मिथाइल आयोडाइड, जैसे ही मिथाइल आयोडाइड का आप यूज करोगे तो यहां पे ये बाहर होता दिखेगा और आपको फॉर्मेशन होगी किसकी, CO की होल 5 Cr डबल बॉन्ड C OMe और PH। फिर से मैं कह रहा हूं यहां PHI ही नहीं, और भी कोई एल्काइलेटिंग एजेंट जहां से आप एल्काइल ग्रुप रिमूव कर सकते हो वो होगा। और जैसे ही ये बनेगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कार्बीन बन जाएगी।
और यही हमारा कार्बिन का एक प्रिपरेशन, कार्बिन बन गई, और यही हमारा कार्बिन का प्रिपरेशन, प्रिपरेटिव स्टेप भी है। तो यहां से आप ऑप्शन मैच कर लीजिए, जहां पे CrCO5 है, सब में बिल्कुल सही है। फिर डबल बॉन्ड लगा लो, ये रहा, मतलब आपका ये ऑप्शन कट जाएगा, और उसके बाद डबल बॉन्ड है, हाँ। फिर उसके बाद OMe और PH है, OMe ये कट गया, OMe नहीं OCH3 है, ये तो पहले ही कटा है, OCH3, और फिर PH हो गया। ये ऑप्शन आपका मैच हो गया। यहां पे सिर्फ और सिर्फ CH3 है, तो CH3 हो नहीं सकता था, इसलिए आपके कट गए। समझ गए ना? यहां से सबसे पहले फेनाइल ने अटैक किया कार्बोनिल पे, फिर ये ऐसे आके आसानी से अटैक कर देगा। सिर्फ ये एक तरह से प्रिपरेटिव स्टेप ऑफ कार्बिन भी है। जब आप पढ़ते हो ना कार्बिन, तो वहां पे मैंने यही एकदम एग्जैक्ट ये और आयरन वाली पढ़ा भी रखी है, जहां पे इस तरह से प्रिपरेटिव स्टेज ऑफ कार्बिन का क्वेश्चन था। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फिशर कार्बिन, देखिएगा कार्बिन शुरुआत हुई है, तो एक बार कार्बिन के लिए हल्का सा देख लेते हैं। कार्बिन दो तरह की होती हैं, एक होगी फिशर कार्बिन, दूसरी होगी श्रॉक कार्बिन। बहुत जरूरी चीज बताने जा रहा हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से देखिएगा। जब कार्बिन का आप देखने जाते हो तो कुछ इस टाइप में एग्जिस्ट करती है, और इसके पास कुछ यहां पे ये, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर क्या है, ये जब आप देखोगे ना इस समय, यहां पे एक ये है, फिशर वाली बना देता हूं, और इधर आपका श्रॉक। अब ध्यान से देखिए, जब भी हमारे कार्बिन के ऊपर क्या है, दो आपको पता है रेडिकल टाइप के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे कुछ ऐसे। अगर इस समय देखोगे ना, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपको पता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s+1, और यहां से अगर आप ये s स्पिन क्या हो गई, 0 हो गई, 0 रखोगे तो इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो आएगी ना वो 1 आएगी, और 1 के करस्पॉन्डिंग क्या बोलते हैं, सिंगलेट। बहुत बेहतरीन चीज बोल रहा हूं, देखिएगा सिंगलेट। इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, दोनों की ही स्पिन हमारी एक जैसी होगी, मतलब जोड़ दोगे तो +1 या -1 जो भी लो, इसमें रखोगे तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहां पे 3 देखने को मिलेगी। इसीलिए कौन सी कार्बिन है, ये ट्रिपलेट कार्बिन है। देखिएगा मजेदार चीज ये नहीं थी कि ये सिंगलेट है ट्रिपलेट है, जबरदस्त चीज ये है, ये एकदम वैसे ही है जैसे हमारा कार्बोनिल होता है। कार्बोनिल में क्या होता है, यहां CO होता है, ये निगेटिव चार्ज होता है, ऐसे ही डोनेट करता है, और उसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल में एक्सेप्टेंस करता है। इससे कहने का मतलब क्या है, जैसे कार्बोनिल न्यूट्रल होता है, वैसे श्रॉक हमारी फिशर कार्बिन भी ना, वैसे ही फिशर कार्बिन हमारी कैसे काउंट होगी, न्यूट्रल कार्बिन की तरह। मतलब कभी भी मेटल के साथ जुड़ के, मतलब आपने कई बार देखा होगा टंगस्टन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और उसमें कुछ एक्स अमाउंट के CO जोड़ रखे होते हैं, और बाद में इधर ये जोड़ा है, मान लीजिए इधर Cl जोड़ा है, उसके बाद उसने आपसे इससे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी, तो ध्यान दीजिएगा कि कौन सी कार्बीन है, उस हिसाब से उसका फॉर्मल चार्ज लेंगे। अगर श्रॉक कार्बीन है तो उसका फॉर्मल चार्ज जो होगा ना वो हमारा 0 होता है, लेकिन इसका फॉर्मल चार्ज -2 होता है। जैसे जब हम लोग किसी भी मतलब एनायन की तरह डील करते हैं उसके लिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाई रेडिकल की तरह ये ट्रीट किया जाता है, श्रॉक कार्बिन और ये फिशर कार्बिन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब फिशर कार्बिन में देखने जाओगे तो जो मेटल होगा ना, मेटल हमारा, मेटल कैसा होना चाहिए, मेटल तो यहां पे लो ऑक्सीडेशन स्टेट का होना चाहिए, और यहां पे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब +4 +5 इस तरह। दूसरी बात क्या है, जो यहां पे कार्बीन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है, इसको XY बोल लो, इनको कुछ भी बोल लो, तो जो सब्स्टिट्यूएंट है ना कार्बीन का, मतलब कार्बीन के सब्स्टिट्यूएंट है, ये कैसे होने चाहिए, इसमें हमारे पाई डोनर टाइप के होने चाहिए, और इसमें नॉन पाई डोनर टाइप के होने चाहिए। ठीक है, नॉन पाई डोनर कैसे, हाइड्राइड हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल हो गया, मिथाइल हो गया। पाई डोनर कौन से हो गए, जैसे OR हो गया, NH2 हो गया, इस तरह के बहुत बढ़िया होते हैं। उसी तरह लास्ट आता है कि जो मेटल है ना, कार्बीन तो ये है, कार्बीन तो ये है ना XY, अब ये कौन सी है हमें नहीं पता है, और इधर कोई Ln, ये जो होते हैं इन्हें बोलते हैं स्पेक्टेटर लिगेंड या ऑक्सिलरी लिगेंड। तो यहां पे हम बात करेंगे स्पेक्टेटर लिगेंड कैसे होने चाहिए, तो फिशर कार्बिन में पाई एक्सेप्टर टाइप के होने चाहिए। ठीक है, और यहां पे कैसे होने चाहिए, नॉन पाई एक्सेप्टर टाइप के। बस इसी को देखते हुए आप पूरा फिशर और श्रॉक आसानी से कवर कर सकते थे। ये आपके सामने मैंने लिख दिया है, जो भी इन दोनों का डिफरेंशिएशन था, बहुत बेहतरीन तरीके से, शायद समझ में भी आ गया होगा अब। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे भी होता है, दूसरी चीज है, अगर यहां पे देखोगे ना, ये साफ साफ इससे पता क्या चल रहा है कि मेटल, अब यही चीज है, यहां से दो तरीके से केस निकल आता है, एक M डबल बॉन्ड C, और ये यहां पे अगर हमारा +5 है
तो ये कैसा दिखेगा, इलेक्ट्रोफिलिक दिखेगा। सीधी सी बात है, इतना हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक होगा, तो ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक होगा। और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा है, ये वाला हमारा श्रॉक कार्बिन है। तो इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये श्रॉक कार्बिन का है। अगर यही चीज आप देखते हो ना, ये हमारा दूसरे कार्बिन मतलब फिशर कार्बिन के केस में देखते हो, तो इस समय मेटल हमारा किसमें है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होने की वजह से ये हमारा कैसा होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक होगा और ये इलेक्ट्रोफिलिक होगा। और पीछे अभी जस्ट देख के आए हैं, फेनाइल ने किसके ऊपर अटैक किया था, कार्बोनिल पे किया था। रीजन क्या था, यहां पे देखो सारे के सारे कंडीशन वो फॉलो होंगे जो फिशर कार्बिन की हैं। यहां पे देखोगे ना, CrCO लिगेंड, हमारे साइड लिगेंड कैसे हैं, पाई एक्सेप्टर किसमें होते हैं, फिशर में होते हैं। इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 लो ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें होता, मेटल फिशर वाले में होता। इसीलिए इससे बनने वाली जो कार्बिन है ना, इसको बोल सकते हो कि आप ये फिशर कार्बिन थी। ये याद रखिएगा। टंगस्टन वगैरह के केस में हम श्रॉक का यूज करते हैं, ये आप समझ गए होंगे। तो इसके बिहाफ पे क्वेश्चन देखिएगा। फिशर कार्बिन के लिए पूछा था, द कार्बन आयन, कार्बन इज अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल। कार्बन जो है, कार्बन की बात हो रही, फिशर कार्बिन में कार्बन इज अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल, मतलब गजब कर दिया, वो खुद ही इलेक्ट्रोफिलिक है। अभी पीछे देखा ना, उसके ऊपर कौन अटैक करने आता, न्यूक्लियोफाइल। लास्ट वाले क्वेश्चन में जैसे फेनाइल अटैक करने आया था, पहली ही स्टेटमेंट गलत हो गई। अगर ये हमारा श्रॉक के लिए बोलता तो बिल्कुल सही था। रीजन क्या था, क्योंकि यहां मेटल कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है, और ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक होता है। न्यूक्लियोफिलिक होगा तो इलेक्ट्रोफाइल श्रॉक कार्बिन के ऊपर अटैक करेगा, इसमें नहीं। पाई डोनर लिगेंड स्टेबलाइजेस द मेटल। बताइए क्या है, पाई डोनर स्टेबलाइजेस द मेटल, मतलब बिल्कुल सही बात है, पाई डोनर वाले स्टेबलाइज करेंगे मेटल को। द मेटल कार्बन बॉन्ड हैज हाई रोटेशन बैरियर। ये रोटेशन बैरियर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। जब हम इसके केस में देखते हैं ना, तो ये वाला जहां पे इसके लिगेंड होते हैं वो पाई डोनर वाले, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर भेजते हैं, और ये वाला डबल बॉन्ड जो कार्बिन का है टूटता रहता है। और टूटता रहता है तो क्या होगा, एक मिनट, क्वेश्चन क्या पूछा था, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी। तो ये पहला ये हो गया। उसके बाद अगर इसमें पूछोगे, ये मेटल टूटता है ना, तो ये मोर लाइक सिंगल बॉन्ड की तरफ जाता है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ। लेकिन जरा इसमें देखना, इसमें ये +5 में है, ये निगेटिव में है, और इसके जो लिगेंड कैसे हैं, नॉर्मल वाले हैं, डोनर टाइप के नहीं है। तो ये जैसा है एज सच ऐसा ही मेंटेन रहेगा और प्योर डबल बॉन्ड की तरह रहेगा। तो इसमें यहां जब मेटल कार्बन हैज हाई रोटेशन बैरियर, ये गलत बात है। लो रोटेशन बैरियर होता क्योंकि ये मुड़ जाएगा। सिंगल बॉन्ड की तरफ है, सिंगल बॉन्ड है ना, उसको घुमाना आसान है। सिग्मा बॉन्ड की रोटेशन पढ़ते हो, कन्फॉर्मर्स पढ़ते हो, डबल बॉन्ड में थोड़ी पढ़ोगे, वो श्रॉक कार्बिन में हाई होगा, यहां पे नहीं। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। द मेटल इज प्रेजेंट इन ए लो ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल सही बात है, मेटल हमारा लो ऑक्सीडेशन स्टेट में यहां पे प्रेजेंट होता है। ये आपको समझना था, ये आपको समझना था। सारे क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग हमने देख लिए हैं। एक मिनट, यहां पे क्या है, एक मिनट, मुझे लग रहा है द पाई डोनर लिगेंड स्टेबलाइजेस द मेटल। देखिएगा यहां पाई डोनर नहीं है, पाई डोनर नहीं, मेटल के जो हमारे स्पेक्टेटर लिगेंड है वो कैसे हैं, पाई एक्सेप्टर हैं। एक बार इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। मैंने सोचा था पूरी कार्बिन की बात है। मेटल के ऊपर कैसे होने चाहिए, ये जो स्पेक्टेटर लिगेंड है कहां प्रेजेंट होते हैं, मेटल के ऊपर, ठीक है। तो ये इसके ऊपर कैसे होने चाहिए थे, पाई एक्सेप्टर। और यहां क्या कह रहा है, डोनर। ये गलत बात है, डोनर नहीं, एक्सेप्टर होता है जो स्टेबलाइज करेगा। स्टेबलाइज क्यों करेगा, ये निगेटिव चार्ज इधर आएगा, जो मेटल के ऊपर निगेटिव चार्ज कार्बिन बना रही है ना, ये इसको खींचने के लिए, पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी के लिए, ये लिए आपका आंसर था। उसके बाद क्या है, देखिएगा, हाँ अभी मैंने आपसे एक लाइन बोली थी ना, एल्काइलेटिंग एजेंट। ये देखिएगा यहां से भी एक, ये क्या है, एक एल्काइलेटिंग एजेंट है। बताता हूं, बहुत आसान सा है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ सीधा आप इसको ऐसे मेंशन करिए, CO का होल 5। ये भी एक तरह से कार्बिन की प्रिपरेशन टाइप में ही है, ठीक है। ये रहा, पहले में क्या है, RLi, मतलब यहां से R निगेटिव, Li पॉजिटिव, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ये इस पे अटैक किया, ये बॉन्ड ओपन हुआ, CO का होल 5, और उसके बाद यहां पे टंगस्टन दिया है, ठीक है, और यहां पे डबल बॉन्ड C, और ऊपर हो गया O निगेटिव, और इसके ऊपर इसने अटैक किया तो R, ठीक है। अब देखिएगा ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, यहां पे हमारा गिवन था CH3 का होल थ्राइस, CH3 का होल थ्राइस O और BF4। अब आपको पता है BF4 निगेटिव होगा, O ऑक्सीजन ने सीधा सीधा देखिए इधर से 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, इस जगह पे क्या करता है, ये पीछे से जो निगेटिव चार्ज है ना, इसके ऊपर SN2 अटैक करता है और इसकी ओपनिंग कर देगा।
या मतलब यहां से ये कर देगा और इसको हटा देगा। एक तरह से समझिए ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एल्काइलेटिंग एजेंट, मतलब एल्काइल ग्रुप जनरेट करता है, एल्काइलेटिंग एजेंट। जैसे MEI का यूज करते हैं ना, उसी तरह यहां से हो जाएगा। तो सीधा सीधा आप इसका प्रोडक्ट लिख सकते हो, CO का होल 5, टंगस्टन डबल बॉन्ड C, और O के बाद में यहां CH3 हो जाएगा सीधा सीधा, और ये आपका R हो गया। इस तरह का जहां पे भी आपको ऑप्शन दिख रहा हो वो प्रोडक्ट चिपका दिए, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बन गई कार्बिन। अगर आप सब कोई पूछ लेता किस टाइप की है, तो ये फिशर कार्बिन है। देखिए लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कैसे पता, और पाई एक्सेप्टर हमारे सारे लिगेंड हैं, अभी हमने देखा फिशर में होते हैं। और ये देखिए जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है ये कैसा है, पाई डोनर है। पाई डोनर किसमें, तो सारी कंडीशन फिशर की फॉलो हो रही, तो कार्बिन भी पूछता तो वो भी हम बता लेते। ये तो पहले ही नहीं होगा क्योंकि हमें इस टाइप की स्पीसीज देखनी है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसमें कार्बिन बनी है, इसमें बनी है, एक में OLI है, ये तो कट गया, और इसमें ROCH3 बिल्कुल गजब का ऑप्शन आपका मैच हो रहा था सामने। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमने आज 20 क्वेश्चन के आसपास कर लिए हैं, और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कुछ आगे का कार्बिन में। और याद रखिएगा ये चीज बच्चा जितना इधर बताया ना, एक मिनट, कार्बिन का भी इसी जगह एक बार देख लीजिए। हाँ, ये इस पेज पे जितना मैंने कार्बिन के लिए बताया है एग्जैक्टली सिमिलर चीज होती है कार्बाइन के साथ। लेकिन कार्बाइन में क्या होता है, जो फिशर वाली मतलब जो हमारी लो वाला आता है, एक आती है डबलेट और दूसरी आती है क्वार्टेट। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब वहां पे जाते हो तो अगर कार्बाइन के लिए आप देख लोगे ना, तो कार्बाइन के केस में क्या होगा जरा देखो। कार्बाइन्स के केस में कार्बाइन, यहां फिर से वही फिशर और स्ट्रोक। कार्बाइन का कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, ये हाइब्रिडाइज्ड वाली और ये अनहाइब्रिडाइज्ड। यहां कार्बन, ये डिट्टोस कॉपी कर लेता हूं पहले इसको, ठीक है। एक कहानी ऐसे होगा, कार्बाइन में आपका एक ही बॉन्ड बना है तो 1 2 और 1, और इसमें 1 2 और ये 3, ठीक है। तो इसमें आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी दिखाने जाओगे, तो यहां पे जब आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी दिखाने जाओगे 2s+1, तो यहां पे आपका एक इलेक्ट्रॉन तो है ही, और एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1/2 होता है, तो इसमें 1/2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल, +1 रखोगे तो 1+1, यहां पे आपका जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी वो 2 आ जाएगी, या सीधा सीधा डबलेट बोल दो, ये डबलेट बोल दो, ठीक है। इसके केस में क्या है, 1 2 3, मतलब 3/2 इसका s वैल्यू है, s का 3/2 रखोगे, यहां पे 3/2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3+1 4 हो जाएगा, और जब 4 हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, क्वार्टेट बोल देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, बिल्कुल वही सेम है कि मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। इसका जो सब्स्टिट्यूएंट होगा वो बिल्कुल इधर, मतलब जो इधर वाला होगा ना, वो नॉन पाई डोनर वाला होगा। यहां पाई डोनर टाइप का मतलब OR NHR ऐसे वाले होंगे, और जो इधर मेटल से जुड़ने के बाद मेटल के स्पेक्टेटर लिगेंड है, मतलब मेटल के L वाले लिगेंड, ये कार्बिन के X Y, यहां पे कार्बाइन हो गया है तो ये X मान लीजिए। ये कैसा होना चाहिए, पाई डोनर टाइप का, लेकिन ये जो है ना, यहां पर भी फिशर के लिए पाई एक्सेप्टर टाइप का होना चाहिए, इसमें हमारा नॉन पाई एक्सेप्टर टाइप का ही होना चाहिए। बिल्कुल वही सारी कहानियां कार्बाइन के केस में चलती है, बस यहां चार्जेस में क्या है, यहां -1 और इसका -3 कंसीडर करके चलते हैं। ये याद रखिएगा, फॉर्मल चार्ज। बेहतरीन चीज बताया हूं, ये याद रखिएगा, जैसे वहां पे बताया था ना, बिल्कुल यहां पे भी कार्बाइन के भी केस में ऐसा ही चलता है। कार्बिन और मेटल कार्बिन, मेटल कार्बाइन, मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनाइलेट, मेटल एल्कीन खाली अभी नहीं पड़ा, वो भी एक बार देख लेंगे। और उसके साथ साथ फिर हम जंप कर जाएंगे किसमें, सीधा सीधा ऑर्गेनोमेटेलिक की रिएक्शन मैकेनिज्म, जहां पे हम ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव और उसके बाद माइग्रेटरी इंसर्शन, और उसके साथ में आपको एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन, और उसके बाद में कैटालिसिस में कूद जाएंगे। 2 लेक्चर में लगभग आपका चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। और आप याद रखिएगा, ये जो है यहां पे 1 मिनट, एक क्वेश्चन आपको, 1 मिनट, ये हो गया। चलिए, इसमें तो सारी चीजें हो ही गई थी, कुछ बचा था। सब कुछ हो चुका है। ओके, ठीक है फिर। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे सारी चीजें हो गई हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे कि ऑर्गेनोमेटेलिक्स में क्या पढ़ना है। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।